यस सो कल की क्लास के अंदर अपन ने मेजरली लिबर्टी के बारे में पढ़ा था और लिबर्टी को हमने समझा था कि एक तरह से एक सोशो पॉलिटिकल आइडिया है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्राइवेट स्फेयर के अंदर मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर रहे हैं और कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि एक तरह से सभी का पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ पर हो, राइट। कल के लेक्चर के अंदर हमने ये समझा था कि कुछ एग्जांपल्स को यूज करते हुए अपन ने अंडरस्टैंड करा था। जैसे कि एक एग्जांपल अपन ने दिया था रोड लाइट का, राइट। और इस तरह से हमने कहा था कि अगर सबको खुला छोड़ दिया जाएगा, अगर 100% लिबर्टी दे दी जाएगी, अगर एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन होगा, तो देयर विल बी ए केओटिक सिचुएशन इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर केओटिक सिचुएशन हो जाएगा, राइट। और यहां पर आकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। और इक्वलिटी तो फिर भूल ही जाओ, इक्वालिटी इज गॉन, ठीक है। हमने कल ये भी समझा था कि अगर हम रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करें और उसके अंदर खुली छूट दे दें विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, खुली छूट देने का मतलब क्या है? स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं, तो हम देखेंगे तभी भी इक्वलिटी जो होगी वो चली जाएगी। तो लिबर्टी जो है उसके दो एस्पेक्ट हो गए। लिबर्टी का एक तो हो गया खुली छूट देना, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज व्हाट, दैट इज द नेगेटिव लिबर्टी। ये नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। अगर आप ये चीज को फॉलो कर रहे हो तो आप ऐसा सिस्टम फॉलो कर रहे हो जिसके अंदर सबको खुली छूट दे रखा है। आप ऐसा सिस्टम फॉलो कर रहे हो जिसके अंदर माइट इज राइट वाला जो होगा वो डायमेंशन इसके अंदर फुलफिल होगा। एक है पॉजिटिव लिबर्टी। आज हमको ये दोनों लिबर्टी डिटेल के अंदर पढ़ना है, फिर इनसे रिलेटेड फिलोसफर्स हम पढ़ लेंगे। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी कंडीशंस मेंटेन कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस दे रहे हैं, कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस दे रहे हैं जिसके कारण क्या है, जिसके कारण हर इंडिविजुअल की को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है डेवलपमेंट की। जैसे यहां पर हमने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी, ये देखो भाई लगा दी ट्रैफिक लाइट, तो ये ट्रैफिक लाइट लगाते ही सब इक्वल हो गए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रक वाला भी इक्वल, कार वाला भी इक्वल, बाइक वाला भी इक्वल, रिक्शा वाला भी इक्वल। अब जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो सामने वाले को कुचल नहीं सकता, दैट इज द पॉजिटिव लिबर्टी। ये पॉजिटिव लिबर्टी। और ये वाली सिचुएशन जहां पर ट्रैफिक लाइट नहीं है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नेगेटिव लिबर्टी। कुछ लोग हैं वो उस नेगेटिव लिबर्टी को भी फॉलो करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी को फॉलो करते हैं। तो दो बातें आपको इसके अंदर थोड़ा अंडरस्टैंड करनी होगी, राइट। एक डायमेंशन जो जानबूझकर मैंने नोट्स में इंक्लूड करी नहीं है, ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सके, वो समझो लिबर्टी और इक्वलिटी के अंदर एक तरह से आप देखोगे तो कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन है। कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन है, ये समझो कि जैसे हम लिबर्टी बढ़ा रहे हैं, बच्चों लिबर्टी बढ़ा रहे हैं मतलब रेस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं, तो जैसे हम रेस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हैं ना, तो आप यहां पर देखोगे इक्वलिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, बताओ। जैसे हम लिबर्टी को बढ़ा रहे हैं तो इक्वलिटी का क्या हो रहा है, एग्जाम्पल सोचकर बताओ। इक्वलिटी डिक्रीज हो रही है ना। जैसे ही हमने क्या है, रेस्ट्रिक्शन हटा दी, हमने ट्रैफिक लाइट हटा दी, तो इक्वलिटी डिक्रीज हो गई। हर इंडिविजुअल जो होगा वो इक्वल नहीं रहा, फिर तो माइट इज राइट वाली सिचुएशन आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को इस बात पे डाउट है? तो इनका एक रिलेशन जो है वो बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें पॉजिटिव लिबर्टी की, पॉजिटिव लिबर्टी और इक्वलिटी, इनके बीच में रिलेशन कैसे होगा बताओ। पॉजिटिव लिबर्टी और इक्वलिटी, बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। ऐसा होगा कि लिबर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वालिटी और लिबर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्वालिटी। ए और बी, ए श्रुति सिंह, ए मनोज सिंह, ए हितेन, बाकी सब लोग क्यों नहीं देते? आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं बाकी सब लोग? अंजलि शर्मा, अंजलि पवार, क्या बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आता है क्या आंसर देने के अंदर? चैट पे लिखना ही तो है आप लोगों को। इस तरह से बैठना है तो फिर रिकॉर्डेड क्लास देख लो। सब बच्चे जब भी पूछा जाएगा सब बच्चे आंसर करेंगे। समझ में आ रहा है? मुझे पता तो लगना चाहिए ना तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे अनकॉन्शियस की तरह बैठे रहते हो क्लास के अंदर, ठीक है। तो लिबर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वालिटी। जितनी ज्यादा हम
पॉजिटिव लिबर्टी करेंगे उतनी ज्यादा इक्वलिटी बढ़ने की कोशिश, इक्वलिटी बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है ये नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव लिबर्टी जैसे हम बढ़ाएंगे, मतलब हम जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शन हटाएंगे तो उसके हिसाब से इक्वलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। तो इस तरह का आपको कुछ इसके अंदर लिखना है कि लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच में रिलेशन कभी डिस्कस फॉर्म में आ जाए तो इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो हम पहले पॉजिटिव लिबर्टी पढ़ रहे थे बच्चों, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन कंडीशन फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी एंड दिस टाइप ऑफ इक्वलिटी इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये भी प्रैक्टिस करी जाती, ये वाली इक्वलिटी प्रैक्टिस करी जाती है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव इक्वालिटी। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमने कल पढ़ा था लॉ एंड लिबर्टी इन केस ऑफ व्हाट, पॉजिटिव लिबर्टी, लॉ एंड लिबर्टी आर कॉम्प्लीमेंट्री इन इट्स नेचर, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कभी आपसे पूछा जाता है लॉ और लिबर्टी में क्या रिलेशन है, लॉ और लिबर्टी के अंदर क्या रिलेशन, तो आपको ये लिखना होगा कि पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, जबकि नेगेटिव लिबर्टी के अंदर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अपन ने कल की क्लास के अंदर यहां पर डिस्कस कर लिया था। नेगेटिव लिबर्टी में लॉ आर सीन एज ए पॉसिबल रेस्ट्रिक्शंस। तो in positive liberty, law enablers, they set the rules and provide the infrastructure for the people to exercise their rights. But in negative liberty, that is considered as a what? As a restrictions. They will not believe in this one. They will believe that state को सोशो इकोनॉमिक राइट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, स्टेट को तो सिर्फ एक प्रोटेक्टर स्टेट की तरह होना चाहिए, प्रोटेक्टर, ठीक है, प्रोटेक्टर होना चाहिए, नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए। लाजेस फेरे का कॉन्सेप्ट ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। कौन लोग? जो कि नेगेटिव वाले होते हैं, वो लिमिटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था। ये कभी भी स्टेट को राइट्स नहीं देना चाहते हैं कि स्टेट सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर वर्क करे। अभी हम बहुत सारे फिलोसफर्स के अंदर पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में हम समझेंगे, राइट। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी जो है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं पॉजिटिव लिबर्टी वाला टॉपिक, वो स्टेट को हमेशा एम्पावर करेगी कि स्टेट जितना ज्यादा एम्पावर्ड होगा उतना ज्यादा स्टेट जो होगा वो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर पाएगा, जिससे कि इक्वलिटी मेंटेन हो सके। स्टेट जो होगा दैट इज टू पावरफुल। स्टेट इज नॉट लाइक वॉचमैन, स्टेट इज वेरी पावरफुल। State is powerful to remove the obstacles that is present, to hinder the hindrances. Hindrances जैसे मैं हूं मान लो बहुत गरीब, ठीक है, अब मेरे डेवलपमेंट के पाथ में गरीबी आ रही है, तो स्टेट कहेगा कि इसकी गरीबी दूर करें हम, ठीक है, इसको हम जैसे मान लो मेरे एजुकेशन के पाथ के अंदर, मेरे एजुकेशन के पाथ के अंदर मान लो गरीबी आ रही, तो वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी स्टेट। स्टेट कहेगी सरकारी स्कूल खोल रही हूं मैं, उसके अंदर तू भी पढ़ सकता है भाई। तो हमारे यहाँ पर जो हिंड्रेंसेज आ रही थी, मेरे जो पाथ के अंदर हिंड्रेंसेज आ रही थी, उस हिंड्रेंसेज को हटाने का काम स्टेट का होता है यहाँ पर, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था इसके अंदर, एम्पावरिंग स्टेट रोल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। द स्टेट इज नॉट जस्ट लाइक ए वॉचमैन, नाइट वॉचमैन नहीं है प्रिवेंटिंग हार्म, नो, इंस्टेड इट एक्टिवली वर्क्स टू रिमूव द ऑब्स्टेकल, जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिस्क्रिमिनेशन, पुअर हेल्थ, इन सबको रोकने का काम कौन करेगा? स्टेट करेगा। स्टेट का जो दिमाग चलेगा वो वेलफेयरिस्टिक ओरिएंटेशन रहेगा, वेलफेयरिस्टिक स्टेट होगा। स्टेट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पब्लिक गुड क्रिएट करेगा, पब्लिक गुड। पब्लिक गुड के बारे में कल अपन बात कर चुके हैं, रोड्स, रेलवे, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब चीजें पब्लिक गुड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि हर एक को डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। स्टेट कुछ चीजें ऐसी रखेगा, कुछ कंडीशंस ऐसी रखेगा जिसके कारण सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। स्टेट कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखेगा जानबूझकर, जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, क्योंकि हमें पता है जब भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी हमारी हैम्पर हो जाती है। तो टू मेंटेन द इक्वालिटी और टू मेंटेन द पॉजिटिव लिबर्टी, state is imposing certain restrictions so that each and every section of society can develop at its fullest. तो वेलफेयरिस्टिक ओरिएंटेशन होगा स्टेट का,
Positive liberty assumes that the people to be truly free, basic needs must be met. So the focus is on the public goods, social justice. Even if you are legally allowed to apply for a job, but अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं है, तो आपको क्या है, आपको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज विल नॉट बी देयर. तो वेलफेयर पॉलिसी जो होगी इस गैप को ब्रिज करती है इस वक्त, इसलिए इसको वेलफेयरिस्टिक स्टेट होना चाहिए. तो ये तो साहब हम इसके अंदर पॉजिटिव डायमेंशन पड़ गए स्टेट की. इन पॉजिटिव लिबर्टी, समझ में आ रहा है? ये हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बातचीत चल रही है. अब आइए इसका क्रिटिसिज्म क्रिएट करते हैं. ठीक है, क्रिटिसिज्म बनाते हैं, राइट? तो क्रिटिसिज्म के लिए ऐसे समझिए, पॉजिटिव लिबर्टी के हम क्रिटिसिज्म यहां पर पढ़ रहे हैं. पहला क्रिटिसिज्म जो है इसका वो ये है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन इंपोज करते हैं ना, राइट? वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही स्टेट इज बिकमिंग अवर पेरेंट. ठीक है, एक पैटर्नलिज्म का वर्ड होता है पैटर्नलिज्म. पैटर्नलिज्म का मतलब कि हर चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना, हर चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, हर चीज के ऊपर गाइड करना, हर चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करना. अब स्टेट के पास इतनी पावरफुल स्टेट है और स्टेट हर चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, भाई ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो, तो आपके पास इंडिविजुअल फ्रीडम तो रहेगी नहीं. इंडिविजुअल फ्रीडम जो होगी वो आपकी हैम्पर होगी. तो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द स्टेट. कितने बच्चे पैदा करना है, कहां पर जाना है, शादी कैसे करनी है, राइट? सब कुछ आपके, अगर मान लीजिए स्टेट ही डिसाइड करने लग जाएगा तो आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम हैम्पर हो जाएगी. स्टेट कहेगा कि भाई पब्लिक वेलफेयर के नाम पे स्टेट तो कुछ भी कह सकता है तुमको कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो. तो एक पैटर्नलिज्म डायमेंशन की रिस्क रहती है कि स्टेट विल बिकम, एक तरह से क्या हो जाएगा, स्टेट एक तरह से इतना ज्यादा इम्पोजिशन कर सकता है कि हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम जो है ना वो हैम्पर हो जाए. गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है हर चीज कितना, जैसे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं ना कि किससे बात करनी है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कितने बजे घर आना है, कौन सी लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, हर चीज अगर पेरेंट्स से डिसाइड करने लग जाएंगे तो हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम हैम्पर होगा. हर चीज हमारी क्या है कि कितने चोटी बनानी है बालों में, राइट? किस लड़के से बात करना है, किस लड़की से बात करना है, इसको दोस्त बनाना है, इसको नहीं बनाना है, तो फिर हमारी इंडिविजुअल फ्रीडम वायलेट हो जाएगी. और सिटीजन्स की अगर इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं रहेगी और स्टेट अगर उनके ऊपर इस तरह से इंपोज करता रहे तो कब स्टेट ड्रैकोनिक स्टेट बन जाएगा, अथॉरिटेरियन स्टेट बन जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा. अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग पढ़ी, अच्छा आपने नहीं पढ़ी, ठीक है, हाँ ना, एथिक्स में पढ़ी थी अपने अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. वैसे बन जाएगा स्टेट. और पॉजिटिव लिबर्टी तो आएगी बट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, है ना? तो पहला पॉइंट अपन इसके अंदर पैटर्नलिज्म रिस्क. पैटर्नलिज्म रिस्क का मतलब क्या है? इन पॉजिटिव लिबर्टी द स्टेट ऑफन एक्ट एज ए गाइड डिसाइडिंग व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द पीपल टू अचीव द ट्रू फ्रीडम. द डेंजर इज दैट गवर्नमेंट में स्टार्ट डिसाइडिंग व्हाट इज बेस्ट फॉर द सिटीजन इवन इफ द इंडिविजुअल डिसएग्री. गवर्नमेंट इस तरह से डिसाइड करने, गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं ये तो करना है. अब गवर्नमेंट मान लीजिए ऐसा कर रहा है कि पूरी आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम को खा गया गवर्नमेंट एक तरह से. दूसरा बात, ये गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं ये भी तो कोई ऐसा तो नहीं है भगवान है, समझ में आ रहा है? ये भी ह्यूमन बीइंग है. तो देखो एक सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि ए और बी 0 मीटर पे खड़े हैं, ठीक है, इतने में फिर ए और बी वही है ना, एग्जाम्पल हमारा सेम ही रह रहा है. इतने में फिर स्टेट आता है, ये स्टेट है, स्टेट में ये पर्सन है, ठीक है, स्टेट ऑफिशियल, वो कहता है कि नहीं नहीं बी तुम 95 मीटर पे चले जाओ. बी बड़ा खुश होता है, बी को लगता है यार ये कितना अच्छा आदमी है, देखो कितना जस्टिस के दिमाग में घुसा हुआ है, ही विल बिकम वेरी वेरी हैप्पी. और ये क्या करेगा, ये एक तरह से रेस भी जीत जाएगा और रेस जीतने के बाद इसको मिलेगा 1 लाख रुपीज का चेक. और जैसे इसको चेक मिलेगा तो स्टेट इसको बुलाएगा, ये पर्सन इसको बुलाएगा कि भी एक बार आ जाना, तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करना है पर्सनली. तो बी से बोलेगा कि देख भाई बी, तू अगर 0 मीटर पे खड़ा होता तो तू क्या रेस जीत पाता? बी बोलेगा नहीं भाई, रेस तो मैं तेरे कारण नहीं जीता हूं. तो फिर तू 1 लाख रुपए खुद क्यों रख रहा है? थोड़ा पैसा हमको भी दो.
₹30,000 मेरे को भी दे दे। बी बोलेगा नहीं नहीं, ये तो मैंने जीता है। बोले ठीक है, फिर अगली बार देख लेंगे तेरे को, अगली बार तेरे को 0 मीटर पे खड़े करेंगे। तो बी इसको ₹30,000 दे दे। मतलब अगर स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो स्टेट के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो होगी वो करप्ट हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा है? और इस करप्शन के कारण क्या होगा? इस करप्शन के कारण आप देखेंगे गवर्नेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, अगर स्टेट हर चीज में इंटरवेंशन कर रहा है, हेल्थ केयर में भी, एजुकेशन में भी, हाउसिंग में भी, ठीक है, आपकी हर फील्ड के अंदर स्टेट अगर क्या कर रहा है? इंटरफेरेंस कर रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज बिकमिंग टू लार्ज, बहुत बड़ा हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, हर चीज के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। जैसे पहले होता था ना, एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं हुए थे उससे पहले हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमी कैसे चलती थी कि अगर मान लीजिए इसको कुछ प्रोड्यूस करना है तो उसको लाइसेंस लेकर आना पड़ेगा। इसने मान लो 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर इसने 101 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया तो दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। कितना प्रोड्यूस करना है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, किसको प्रोड्यूस करना है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये लाइसेंस लेने जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते हैं लाइसेंस तो हम तेरे को दे देंगे, पर उसके बदले में तेरे को हमको एक ब्रीफ केस देना पड़ेगा, और वो भी भरा हुआ। ये करप्शन हो गया, समझ में आ रहा? अब देखो, जो यहां पर पैसा नहीं दे पाएगा उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो अगर स्टेट को इतना पावरफुल आप बनाओगे तो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी जो होगी वो करप्ट हो जाएगी, और इस ब्यूरोक्रेसी के करप्ट होने वाली ब्यूरोक्रेसी को एक वर्ड से हम डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, ब्लोटेड का मतलब क्या होता है? जो फूल जाती है, राइट, जो खा खा के फूल गया है, राइट, दैट इज नोन एज ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो यहां पर देखो, पॉजिटिव लिबर्टी के कारण हमने स्टेट को बहुत पावरफुल बना दिया। स्टेट का इंटरवेंशन है हर चीज के अंदर, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, हाउसिंग में। अब जैसे मान लो आपको हॉस्पिटल जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो बोलेगा भाई साहब आपका नंबर तो बहुत लेट आएगा। इतना लेट आएगा कि आप भी हो सकते हैं कि खुद ही लेट हो जाओ। ठीक है, अगर खुद मर भी जाओ, ये ऑपरेशन करवाना है तो आपका नंबर तो बड़ा लेट आएगा। अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा नहीं पा रहे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। फिर आप इससे बोलेंगे भाई कुछ ले दे के जल्दी नंबर लगवा दे मेरा। बोले ठीक है, ले दे के लगवा देंगे। तो ये आपने पब्लिक हॉस्पिटल को यूज करने के लिए आपको करप्शन में इन्वॉल्व होना पड़ा ना। यहाँ पर ये जो ब्यूरोक्रेसी हुई, दैट इज ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी। तब आपका नंबर सेकंड नंबर ही लगवा दिया उसने, 500 रुपए लेके आपसे, इस तरह से। आप यहां पर नहीं जा सकते प्राइवेट हॉस्पिटल, बिकॉज यहां पर तो आपके 10,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। यहां पर सिर्फ आपको 500 रुपए इसको देने, बाकी नॉमिनल सी फीस 500 रुपए और लगेगी आपकी टोटली ऑपरेशन के, 1,000 रुपए में आपका ऑपरेशन हो जाए। समझ में आ रहा? तो ऐसी जो चीज होगी वो आप देखेंगे पॉजिटिव लिबर्टी का एक क्रिटिसिज्म हो सकता है। देखो, दिस रिक्वायर्ड लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इफ दिस ग्रो टू बिग दे कैन बिकम इनएफिशिएंट, स्लो एंड वेस्टफुल। अगर हर चीज गवर्नमेंट डिसाइड करने लग गई, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा हो गया, तो ये सब चीजें इसके अंदर हो जाएंगी। मोर ऑफिशियल्स मींस मोर चांस ऑफ करप्शन एंड रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब जानबूझ के फाइल को डिले करना, दैट इज नोन एज रेड टेपिज्म। आपकी फाइल है, आपकी फाइल आगे नहीं खिसक रही है, उसके ऊपर रेड टेप जो होती है ना, जैसे गवर्नमेंट फाइल के ऊपर आप देखते हैं रेड टेप इज देयर, तो रेड टेप बांधकर उसको रख दी ठंडे बस्ते में। अब जब तक ऑयलिंग नहीं होगी ना, पाम्स की ऑयलिंग मतलब करप्शन, जब तक हाथ गर्म नहीं होंगे तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। ठंडे बस्ते में से निकालने के लिए हाथ गर्म करने पड़ेंगे। और हाथ गर्म कैसे होंगे? आप जब पैसा देंगे तब जाके ऑयलिंग ऑफ पाम्स होगा। जब आपने पैसा दिया तो उसने ठंडे बस्ते में से निकाली, और फिर ठंडे बस्ते में डालने का मतलब समझ रहे? अब हाथ गर्म करोगे तब जाके ठंडे बस्ते में से निकाल पाए। तो ये होता है रेड टेपिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। तो ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी इस तरह से आपको इसके अंदर एक टर्म में ही आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। थर्ड है थ्रेट टू द इंडिविजुअल फ्रीडम। ये आप समझ रहे हैं, इन ट्राइंग टू क्रिएट कंडीशन फॉर द फ्रीडम द स्टेट माइट इंट्रोड्यूस टू मेनी रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस। और इससे आपकी इंडिविजुअल जो फ्रीडम होगी वो हैम्पर हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस, हैवी रेगुलेशन ऑन द स्पीच टू प्रोटेक्ट हार्मनी कैन एंड अप साइलेंसिंग डिसेंट। हर चीज के अंदर, अब देखो, हर चीज के अंदर अगर तुम रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे, आप कुछ बोल रहे हो उससे पहले आपके ऊपर 25 रेस्ट्रिक्शन लगा दी, भाई इस डायमेंशन में नहीं बोलना है आपको। आपने कुछ बोला जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ था, तो उसको एक तरह से क्या करा, राष्ट्रद्रोह का नाम दे दिया और आपको पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया।
आप बोलेंगे भाई इतनी रेस्ट्रिक्शन थी तो ये राइट ही क्यों दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो दिया तुमने, पर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा सकते हैं, राइट्स देखिए नेचुरली, अगर राइट्स का नेचर देखें तो दैट इज एब्सोल्यूट, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बस पहली लाइन पढ़ोगे तो दैट इज एब्सोल्यूट इन इट्स नेचर। बट फिर रेस्ट्रिक्शंस यहां पर लगाई जाती है, रेस्ट्रिक्शन लगाएगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस दायरे में आपको रखनी। तो राइट्स जो होते हैं, अधिकार होते हैं, नेचर बाय नेचर, इनका नेचर तो एब्सोल्यूट ही होता है। इनके ऊपर जब सोसाइटी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है तब ये लिमिटेड लॉस बन जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, गवर्नमेंट जो है आपकी हर चीज के ऊपर इंटरवेंशन करेगी तो ऑब्वियसली आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम हैम्पर होगी, ये आप समझ में आ रहा है। अगर देयर इज टू मच गवर्नमेंट, ठीक है, इतनी ज्यादा गवर्नमेंट अगर हो गई तो देयर विल बी ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी, ये भी आप इसके अंदर समझ गए। अगर इतनी ज्यादा गवर्नमेंट हो गई तो पैटर्नलिज्म आ जाएगा सिस्टम के अंदर, ये आप इसके अंदर समझ गए, गवर्नेंस में पैटर्नलिज्म आ जाएगा। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसके अंदर समझनी है, दैट इज व्हाट, कि आपके पब्लिक वेलफेयर के नाम पे गवर्नमेंट कुछ भी करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट कहेगी भाई देखो हमारा डायमेंशन है सोशो इकोनॉमिक राइट्स देना, तो हम यहां पर कुछ भी कर रहे हैं। हमको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है। कोई भी चीज होती है भाई तुमने ऐसा क्यों करा, ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों करा, पब्लिक वेलफेयर के लिए। और दिस आर द वेरी एब्स्ट्रैक्ट टर्म, समझ में आ रहा है। स्टेट को इतनी ज्यादा पावर दे दी, स्टेट को कहा कि तुम पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ भी करो। अब पब्लिक वेलफेयर के लिए फिर वो कुछ भी कर रही है, ठीक है, जिससे पब्लिक का वेलफेयर नहीं हो रहा, पर वो बोल रही है नहीं नहीं हमारे हिसाब से तो हो रहा है। और इसके नाम पर, पब्लिक वेलफेयर के नाम पर कुछ भी ये करने लग जाएगी स्टेट, दैट इज द रिस्क इन द पॉजिटिव लिबर्टी। तो आप यहां पर देखो, कॉन्सेप्ट लाइक द फुल ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस आर सब्जेक्टिव, डिफरेंट ग्रुप इंटरप्रेट देम डिफरेंटली। Without a clear boundary, state roles can expand endlessly in the name of promoting these ideals. और इसी कारण से स्टेट जो होगी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। स्टेट अब बी से भी पैसा खा रही है, बी को भी पसंद नहीं आ रही स्टेट, ए को भी पसंद नहीं आ रही स्टेट। स्टेट से पूछते हैं कि भाई स्टेट तुम बी को 95 मीटर पे क्यों खड़ा करा, अब इसने खड़ा तो इसलिए करा है जिससे कि करप्शन हो, बट ये कहेगा पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो पब्लिक वेलफेयर की आड़ में कुछ भी कर जाएंगे। अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगा सिस्टम के अंदर, इट विल प्रमोट अथॉरिटेरियनिज्म, कि इफ द स्टेट बिलीव इट नोज द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन इट में सप्रेस अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स। बोलेंगे हमको पता है क्या करना है, तो अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट से उसको सप्रेस कर देंगे। इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा, हर चीज स्टेट प्रोवाइड करने लग गई है आपको, तो स्टेट विल जस्ट बिकम योर नैनी, जस्ट लाइक ए नैनी। जैसे नानी होते हैं ना, नानी से कुछ भी मांगो नानी दे देती है, तो इसको नैनी स्टेट बोलते हैं, कि हर चीज स्टेट प्रोवाइड करने लग जाएगी। तो स्टेट के पास पैसा तो आ रहा है 100 रुपए और वो खर्च कर दे रही है सिटीजन्स के ऊपर, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर, फ्री वाईफाई एंड सो ऑन, 1000 रुपए। तो स्टेट के ऊपर क्या हो जाएगा, एक तरह से डेफिसिट आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इकोनॉमिक बर्डन आ जाएगा, फाइनेंशियल एक्सचेकर के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आ जाएगा, पब्लिक डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा स्टेट के, और इससे फिर अगेन गवर्नेंस जो होगी वो इफेक्ट होगी। ठीक है, तो नैनी स्टेट, स्टेट इज जस्ट बिकमिंग लाइक योर नैनी, कि आप जो मांग रहे हो वो नानी दे देती है, नानी के घर जाएंगे दूध मलाई खाएंगे, राइट। तो नैनी स्टेट हो गया, कि नैनी जैसे नानी आपको सब कुछ दे रही है, वैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेट भी आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो दिस आर द पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी के अपन ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट पढ़े और कुछ नेगेटिव पॉइंट पढ़े और उसको समझने की कोशिश हमने करा। तो स्टेट का पावरफुल होना, इफ स्टेट बिकम पावरफुल, देखो पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। तो इसी तरह से स्टेट जो होगी अगर उसको पावर देंगे तो स्टेट जो होगी दैट विल बिकम करप्ट, वो करप्ट बन जाएगी। तो ये सारे पॉइंट अपन को पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर और पॉजिटिव इक्वलिटी के अंदर सारे पॉइंट याद रखने हैं। अब आइए हम समझते हैं व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब वही बात कि ए और बी को 0 मीटर पे खड़ा कर दो, वही बात कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जब है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर सबको खुली छूट दे दो, स्टेट का इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, स्टेट की रेस्ट्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सारे फिलोसफर्स जो कि कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं वो इस चीज को भी फॉलो करेंगे,
जैसे हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, जैसे रॉबर्ट नॉजिक हो गए, जैसे आप देखेंगे मिल्टन फ्रीडमैन हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये सारे जो होंगे ये एक तरह से कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। इनको ऐसी स्टेट चाहिए जिसके अंदर नेगेटिव लिबर्टी वाली स्टेट, जिसके अंदर स्टेट का जो रोल है दैट इज जस्ट लाइक ए नाइट वॉचमैन, एक तरह से चौकीदार की तरह। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेगेटिव लिबर्टी के अंदर अगर हम देखेंगे तो रेफर्स टू द फ्रीडम फ्रॉम द इंटरफेरेंस, द आइडिया दैट एन इंडिविजुअल शुड बी एबल टू एक्ट विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द अदर्स, स्पेशली स्टेट्स, कि इंडिविजुअल को खुला छोड़ो भाई। और ये नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जो लेकर आए हैं दैट इज एडम स्मिथ लेकर आए, एडम स्मिथ। ठीक है, तो चलो इसकी कहानी थोड़ी समझ लेते हैं, नेगेटिव लिबर्टी वाली कहानी। एडम स्मिथ जो थे ना वो ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसे कहा कि ब्रिटेन के अंदर कि हमको एक तरह से इंडिविजुअल पर्सन जो होता है ना, देखो उन्होंने इस तरह कॉन्सेप्ट बनाया, इंडिविजुअल पर्सन जो होता है ना उसके अंदर एक एनिमल स्पिरिट होती है, क्योंकि बने तो हम जानवर से हैं, हमारे अंदर एनिमल स्पिरिट है। ये एनिमल स्पिरिट है ना हमको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करें, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा लिंक करती है अपने आप, आपको मेरे को मटेरियल वर्ल्ड से बहुत, कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें प्रोड्यूस करनी है, ज्यादा से ज्यादा लाइफ को कंफर्ट देना है। तो अगर हम किसी पर्सन की एनिमल स्पिरिट को अनलीश कर दें, अनलीश कर देना, तो वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकता है फिर मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने ऐसे बोला कि स्टेट को ज्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहिए, इसको खुला छोड़ दो, इस एनिमल को खुला छोड़ दो, एनिमल स्पिरिट को खुला छोड़ दो। अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, अगर आपको इस संसार के अंदर इनोवेशन करनी है, अगर आपको एक तरह से इस संसार के अंदर आपको मेरिट को लेकर आना है, इस एनिमल स्पिरिट को अनलीश करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरवेंशन नहीं करने पड़ेंगे। स्टेट को इंटरवेंशनिस्ट स्टेट जो है ना दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टेट शुड नॉट डू इंटरवेंशन। स्टेट को ये नहीं डिसाइड करना है भाई तेरे को इतना प्रोड्यूस करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, तो मतलब तुम तो एनिमल स्पिरिट को मार दे रहे हो। फिर स्टेट को फ्रीडम देनी चाहिए। स्टेट शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द व्हाट, इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन करेगा, तो ये बोलेगा देयर इज समथिंग नोन एज मार्केट। एडम स्मिथ इस तरह से बोलेंगे, मार्केट शुड बी ग्रेटर देन द स्टेट। बोले मार्केट क्या है, बोले मार्केट एक ऐसा इंसान है जिसके दो हाथ हैं, इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट। एक हाथ है डिमांड और दूसरा हाथ है सप्लाई। इस बंदे के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल बी टेकन केयर बाय द मार्केट। इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट दैट इज डिमांड एंड सप्लाई विल टेक केयर ऑफ द ऑल द थिंग्स। समझ में आ रहा है? अभी हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे इनका, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है, ये कैसे एकदम से ये थॉट आया नेगेटिव लिबर्टी, उसके बाद फिर किस तरह से पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आएगा, और फिर वापस से न्यू लिबरलिज्म आएगा, ये सब चीजें पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब ये समझो कि एडम स्मिथ क्या कह रहा है, एडम स्मिथ बोल रहा है स्टेट जो है ना उसका सिर्फ रोल क्या होना चाहिए, नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए। स्टेट का रोल एक तरह से पुलिस स्टेट की तरह होना चाहिए। स्टेट का रोल एक तरह से क्या होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कि भाई तेरे को रिजर्वेशन दे दिया, इसको लैंड का टुकड़ा बांट दिया, इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया, नहीं नहीं नहीं, ये कौन करेगा, ये मार्केट को डिसाइड करने दो। मार्केट के पास दो हाथ हैं, इनविजिबल हैंड्स दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनविजिबल हैंड, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मार्केट रन करेगा। तो देखो अगर डिमांड बढ़ेगी ना तो उस चीज का प्रोडक्शन हो जाएगा, जिस चीज का डिमांड है उस चीज का प्रोडक्शन करो। स्टेट को डिसाइड नहीं करना चाहिए प्रोडक्शन कौन करेगा ना, मार्केट डिसाइड करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई हो जाएगी। स्टेट को नहीं करना चाहिए कि कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कहां प्रोड्यूस करना है, नहीं नहीं नहीं, डिमांड जितनी है उसके हिसाब से सप्लाई हो जाएगी। स्टेट को डिसाइड नहीं करना है कि भाई कितना वेजेस रखें लेबर का, जितना डिमांड है उसके हिसाब से क्या है, उसके जितना सप्लाई है उसके हिसाब से उसकी वेजेस अपने आप एडजस्ट कर लेगा मार्केट।
अगर मान लो 5 ही लेबर हैं तो इनका वेजेस ज्यादा हो जाएगा, अगर मान लो 1000 लेबर हो गए तो इनका वेजेस कम हो जाएगा। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द व्हाट, दैट विल बी डिसाइडेड अगेन बाय द मार्केट। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय मार्केट। बोले एक गरीब आदमी है, ये कैसे फिर डेवलप कर पाएगा? बोले इट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द मार्केट। क्यों? क्योंकि आपने खुली छूट दे रखी है। जैसे अंबानी है, यहाँ पर अंबानी अडानी, और यहाँ हम लोग हैं गरीब लोग, आप इनको खुली छूट दे दो। बोले खुली छूट देंगे ना तो ये सारे रिसोर्सेज ये कैप्चर कर लेंगे। बोले करने दो, ये भी कर सकता है, 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 बट क्या है, कर कौन रहे हैं? ये दोनों ही कर रहे हैं। बोले करने दो। बोले फिर ये गरीब तो और गरीब हो जाएंगे। बोले रुको एक मिनट, देखो ये क्या करते हैं, ये रिसोर्सेज को इसलिए कैप्चर कर पा रहे हैं क्योंकि इनको रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना आता है। दे हैव द रिसोर्सेज टू ऑप्टिमल यूटिलाइज दिस रिसोर्स। इस रिसोर्स को लैंड के ऊपर ये फैक्ट्री बना देंगे। इसको लैंड दे दोगे, अगर इसने लैंड ले ली तो ये क्या ही करेगा? ये तो एक तरह से किसान ही करेगा ज्यादा से ज्यादा। ये भाई फैक्ट्री खोल देगा, ये कितने पैसे कमा लेगा? मान लो उसको जमीन दे दिया आपने, 100 रुपए कमा रहा है, बट इसने फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री के अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की रिक्वायरमेंट में 150 रुपए कमा लेगा। तो दैट्स वाई इट इज बेटर कि मार्केट को डिसाइड करने दो। देखो अल्टीमेटली वेलफेयर इसका हो गया ना, 150 रुपए इसने कमा लिया, तो अल्टीमेटली मार्केट को डिसाइड करने दो क्या करना है। समझ में आ रहा है? देयर शुड बी नो इंटरवेंशन ऑफ स्टेट, स्टेट शुड नॉट इंटरवीन। मार्केट के पास इनविजिबल हैंड्स हैं, दैट इज डिमांड और दैट इज सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे वो सब कुछ कर देगा। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल रिस्ट्रेन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल। कोई ऐसा नहीं कि तुमने इसको दे दिया लैंड का टुकड़ा, ये गलत हो गया। फिर एडम स्मिथ बोला फिर वो एनिमल स्पिरिट नहीं ओपन अप हो पाई। खुला छोड़ दो चीजों को, मार्केट को डिसाइड करने दो। तो स्टेट बोलेगा मैं क्या करूं, ताली बजाओ? बोले नहीं, तू इनकी प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर। इन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज बना रखी है उनको प्रोटेक्ट कर। तो ये देख कहीं ये लोग भड़क नहीं जाए, किसी दिन डंडा उठा के इनके सर पे मार दे, ऐसा ना हो रहा। तू ये काम कर। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो यहां पर देखो नेगेटिव लिबर्टी रेफर्स टू द फ्रीडम फ्रॉम द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब स्टेट से इंटरफेरेंस, कि इंडिविजुअल शुड बी एबल टू एक्ट विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द अदर्स, स्पेशली स्टेट। ये स्टेट बार बार में हमारे बीच में आ जाती है, बी को 95 मीटर पे खड़ा कर दिया, क्या हो गया? ऐसे नहीं करना है, ए और बी को यहीं पे रखना। बी नहीं भाग पा रहा, कुछ और काम करेगा, पर हमको एकदम से इसको बी को क्या करना है, एकदम से डिपेंडेंट नहीं बना कि स्टेट सब कुछ दे देगी। स्टेट है तो बी को भी कुछ करेगा ही नहीं, बी तो अब कभी प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो इट इम्फेसाइज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट रेदर देन प्रेजेंस ऑफ द इनेबलिंग कंडीशन। अब आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, नहीं सर ये तो गलत है, बट ये कौन कह रहा है? एडम स्मिथ। इसकी क्रिटिसिज्म भी हम पढ़ेंगे नेगेटिव लिबर्टी के, जैसे हमने पॉजिटिव लिबर्टी की क्रिटिसिज्म पढ़े। तो नेगेटिव लिबर्टीज के कुछ पॉइंट है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहला पॉइंट है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, और मैंने तुमको एक टर्म बताया था लजेज फेरे। लजेज फेरे मतलब लीव मी अलोन, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है लीव मी अलोन। कि स्टेट से बोल रहे हैं भाई स्टेट प्लीज यार हाथ जोड़े तेरे, भाई हमको अकेला छोड़ दे, हमारा मार्केट जो होगा ना दैट विल डिसाइड एवरीथिंग। तेरा इंटरवेंशंस मिनिमल रहना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल जो है, मार्केट जो है, सब कुछ डिसाइड कर लेंगे, तेरी कोई गाइडेंस की हमको जरूरत नहीं है। तू जाता है ना तो दिक्कत हो जाती है। दैट इज नोन एज फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट, फ्रीडम फ्रॉम द इंटरवेंशन। ठीक है, तो इंटरफेरेंस से फ्रीडम हो। लजेस फेरे द कोर आइडिया इज लीव मी अलोन एज लॉन्ग एज माय एक्शंस डू नॉट हार्म अदर्स, आई शुड बी फ्री टू डू व्हाट आई वांट। ये लजेस फेरे का एक कॉन्सेप्ट है जो कि फ्रांस के अंदर प्रोपोगेट हुआ था। Often associated with the free markets and the minimal regulations, assumes individuals are capable of making their own choices without excessive guidance of the state or without excessive interference of the state. Minimal state role होना चाहिए। State is limited to protecting individual from harm, enforcing contract, कि किसी ने contract कराया तो उसको enforce करवाना, maintaining public order, इन सब के अंदर ही state का role होना चाहिए। It should not interfere in the economic or the personal life unless necessary for the safety or the right protection. सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर फोकस ना करें।
प्रोटेक्ट राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्राइवेसी। इकोनॉमिक इक्वलिटी इज नॉट अ डायरेक्ट कंसर्न फॉर द स्टेट। समझ में आ रहा है? तो अब दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं लॉ वर्सेस नेगेटिव लिबर्टी, बताओ इसके अंदर क्या होगा? नेगेटिव लिबर्टेरियन को पसंद आएगा कि? बताओ, नेगेटिव लिबर्टी वाले इसको फॉलो, मतलब लॉ को अच्छा मानेंगे कि खराब मानेंगे? खराब मानेंगे, है ना? आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो नेगेटिव लिबर्टी वाले कहेंगे कि लॉ जो है ना, ये सबसे दिक्कत है। कानून बनता है ना तो ये रेगुलेशंस क्रिएट करता है, और ये चाहते हैं ना हमारे ऊपर रेगुलेशंस ना हो। तो ये कहेंगे कानून जो बनेगा कुछ कमीशन करेगा या फिर कुछ ओमिशन करेगा, कुछ करने को बोलेगा या फिर कुछ नहीं करने को बोलेगा। और ये बेसिक हमारी लिबर्टी को क्या है, लिबर्टी को हैम्पर करता है। तो कानून और नेगेटिव लिबर्टी आपस के अंदर एंटाई है, राइट? Every law creates some act of commission and omissions. Both of these curb the liberty of an individual. So, according to negative liberalist, law and liberty are contradictory in nature. Law और liberty contradictory होंगे in nature. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम कुछ एडवांटेजेस पढ़ते हैं इसके। एडवांटेज के फीचर्स हम पढ़ लिए, एडवांटेजेस पढ़ते हैं नेगेटिव लिबर्टी के। पहला जो एडवांटेज है नेगेटिव लिबर्टी का, वो क्या है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इसने प्रोटेक्ट कर ली। वाह भाई, इंडिविजुअलिज्म इसने प्रोटेक्ट कर लिया। इसने, इस लिबर्टी का मेन मकसद ये होना चाहिए कि इंडिविजुअल के पास अधिकार हो, इंडिविजुअल के पास राइट हो, और इसने इंडिविजुअलिज्म को प्रोटेक्ट कर लिया। प्लस गवर्नमेंट जो हम कह रहे थे यार ऑटोक्रेटिक हो जाएगी, गवर्नमेंट ऐसी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट के भी लिमिट कर दिया इसने, गवर्नमेंट को अथॉरिटेरियन बनने से रोक लिया। और जो करप्शन वरप्शन कर रही थी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के उस पावर ही नहीं रहेगी, तो फिर कहां से करप्शन करेगा? जब एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द मार्केट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, तो लाइसेंस की पावर गवर्नमेंट के पास नहीं है, इसका मतलब। तो फिर करप्शन कैसे होगा? ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि अगर आप लोगों को खुला छोड़ोगे तो उसकी एनिमल स्पिरिट जो होगी वो क्या हो जाएगा, वो बाहर निकलेगी, और उसके अंदर फिर वो बहुत सारे इनोवेशंस करेगा। इनोवेशंस, क्रिएटिविटी विल बी देयर। उसका जो टैलेंट होगा, फिर जाके उसका टैलेंट निकले। पहले तो उसके अंदर टैलेंट तो था पर तुम उसको उभरने ही नहीं दे रहे हो, तुम बिल्कुल दबा के बैठो, नहीं नहीं भाई ये काम तेरा नहीं, ये तो स्टेट कर लेगा, ये स्टेट कर लेगा, ये स्टेट कर लेगा। अच्छा ये करना है तो मैं बताता हूँ कैसे करना है, तो ये बोलेगा भाई मैं क्या करूं फिर। तो यहां पर क्या है, यहां पर एक तरह से इनोवेशन, क्रिएटिविटी यहां पर प्रमोट हो रही है। लोग रिस्क ले रहे हैं आराम से, अपनी रिस्क ले रहे हैं, इंडिविजुअल का फ्रीडम है, ठीक है, इनोवेट कर रहे हैं आराम से, मेरिट हो रही है, ठीक है, टैलेंट हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहले जो लैंड का टुकड़ा था वो एक किसान के पास रहता था, अब लैंड का टुकड़ा क्या है, जिसके पास रिसोर्स है उसके पास रह रहा है, तो वो उसका और ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर। ठीक है, तो ये फायदे हो गए कुछ नेगेटिव लिबर्टी के। ये देखो ये फायदे हो गए, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, लिमिट्स गवर्नमेंट पावर और एनकरेज इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। अब मुझे बताओ बच्चों कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म, व्हाट शुड बी द क्रिटिसिज्म ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी आप समझ चुके हैं, अब इसका क्रिटिसिज्म बताओ। एनीबॉडी इन द क्लास कैन क्रिटिसाइज नेगेटिव लिबर्टी? यस, हितेन, अंजलि, श्रुति। इट विल किल कंपटीशन, मोनोपोली क्रिएट होगी, इक्वलिटी हैम्पर होगी। वेरी गुड। इनइक्वलिटीज क्रिएट हो जाएंगी ना सिस्टम के अंदर, इनइक्वलिटीज। कैपिटलिज्म होना अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, पर इनइक्वलिटी होना बुरी चीज। समझ में आ रहा है? प्लस कंज्यूमरिज्म, मटेरियलिज्म, ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छे हैं। बिग फिश ईटिंग स्मॉल फिश, ठीक है, मत्स्य न्याय वाली सिचुएशन हो जाएगी, लॉ ऑफ फिश, लॉ ऑफ ओशन। माइट इज राइट वाला सिचुएशन हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सारे रिसोर्सेज अमीर लोग कर लेंगे, इंडिविजुअल के राइट्स हैम्पर नहीं होंगे। इंडिविजुअल को तो राइट मिल रहे हैं इसके अंदर, समझ में आ रहा है? सोसाइटी के राइट्स हैम्पर होंगे, ऐसे आप बोल सकते हैं। इंडिविजुअल तो सब आजाद है, अब वो नहीं कर पा रहा तो उसकी गलती है। समझ में आ रहा है? कोई नहीं कर पा रहा तो इंडिविजुअल तो, पब्लिक इंटरेस्ट, कम्युनिटी, सोसाइटी का इंटरेस्ट जो होगा ना, दैट विल गेट हैम्पर्ड। हम जब ऐसे सोचते हैं ना
कि यार सोसाइटी के देखो, हम जब ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये अमीर है और ये गरीब है, चलो हमको क्या करना चाहिए, गरीबों को ज्यादा देना चाहिए, हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोच रहे। इंडिविजुअल के बारे में सोच रहे तो सबको, हमको क्या करना है, सबको आजाद छोड़ देना है, जो जैसा करेगा वैसे वो कर लेगा। दैट इज नोन एज इंडिविजुअल। अब ये नहीं कर पा रहा है तो इसकी गलती है भाई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर आप देखो कि इग्नोर सोशो इकोनॉमिक inequalities. Negative liberty guarantees not intervention on the paper, but it does not change people's starting condition. अब जो सोशली मार्जिनलाइज्ड है, जो पुअर है, जो अनएजुकेटेड है, वो तो नहीं कर पाएगा ना। वो पेपर में दिखेगा कि ए और बी, देखो ए और बी 0 मीटर पे खड़े हैं, देखो हमने तो इक्वलिटी क्रिएट कर दी है। इक्वलिटी सिर्फ पेपर में दिखेगी कि देखो 0 मीटर पे खड़ा तो कर दिया है भाई। नेगेटिव इक्वलिटी, इक्वलिटी तो है बट एक पेपर में इक्वलिटी है। अब जो बंदा हिस्टोरिकली बैकवर्डनेस है, जिसकी बी की हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस है, SC ST OBCs और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनकी हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस, विमेन, ठीक है, सोशली मार्जिनलाइज जो है, अनएजुकेटेड जो है, उनको तो कुछ फ्रीडम, एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली ना। तो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को उसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। समझ में आ रहा है। माइट इज राइट वाली सिचुएशन जो होती है, माइट इज राइट बोल लो, चाणक्य इसको इस तरह से बोलते हैं, लॉ ऑफ फिश, लॉ ऑफ ओशन, जिसके अंदर क्या है, बड़ी मछली जो है, जैसे मनोज बोले हैं, बड़ी मछली जो है वो क्या कर रही है, छोटी मछली को खा रही है, और छोटी मछली और छोटी मछली को खा रही है, छोटी मछली और इससे छोटी मछली, ये भी कोई शानी है, ये भी बड़ी शानी है, ये भी छोटी मछली को खा रही है, एंड सो ऑन। तो जब से सबसे ज्यादा ऑपरेशन किसका होगा, तो सबसे छोटी मछली होगी, है ना। ऐसे होता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, एंड सो ऑन। ठीक है, कंपटीशन तो यहीं से आ गया। पहला जो जानवर हुआ वही हम देखते हैं, मैराइन कल्चर हुआ। अमीबा जो है वो किसके अंदर हुआ था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इवोल्यूशन थ्योरी के अंदर चार्ल्स डार्विन बोलते हैं कि अमीबा जो था वो पानी के अंदर पैदा हुआ, फिर उसकी फिश बन गई, फिश के अंदर कंपटीशन आ गया, एक दूसरे को खाते हैं, इसलिए लॉ ऑफ फिश और लॉ ऑफ ओशन इस तरह से होता है। अब सब कुछ मार्केट पे डिसाइड कर दिया, देयर इज नो इंटरवेंशन, मार्केट कोलैप्स कर गया, सब बर्बाद। मार्केट का फायदा किसने उठा लिया, जिसके पास ज्यादा पावर है उसने उठा लिया, जिसके पास ज्यादा पावर है उसके पास ही रिसोर्सेज होंगे। तो यहां पर देखो, इट विल लीड्स टुवर्ड द सिचुएशन ऑफ मत्स्य न्याय, लॉ ऑफ फिश, लॉ ऑफ ओशन, when where social power is unequal, the absence of legal restraint let the powerful dominate the weak. यहाँ पर सोशल पावर अनइक्वल है, प्लस स्टेट इज नॉट देयर, लीगल कंस्ट्रेंट इज नॉट देयर, स्टेट नहीं है कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। तो यहाँ पर पावरफुल जो है वो डोमिनेट करता है और वीक को क्या है, ऑपरेस करता है। इफ मार्केट सोशल नॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट पावर्स आर अनचेक्ड, द स्ट्रॉन्ग कैन कन्वर्ट फॉर्मल फ्रीडम इनटू द एक्चुअल डोमिनेंस। ठीक है, अच्छा, स्टेट के मजे हो गए भाई, स्टेट को काम ही नहीं करना पड़ रहा। अगर हम देखें तो स्टेट को प्रोटेक्ट करना है सिर्फ। अब स्टेट के सामने ये दिख रहा है कि ये भाई गरीब तड़प तड़प के भूख से मर गया, तो स्टेट के पास जाओगे तो स्टेट बोलेगा भाई तुम ही लोग तो बोले लजेस फेरे, लीव मी अलोन, अब ये मर गया तो मैं क्या करूं। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्टेट की, वेलफेयर अप्रोच करना है, वेलफेयर स्टेट रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं करना है, स्टेट को सिर्फ प्रोटेक्ट करना है। आई हैव टू प्रोटेक्ट, आई एम जस्ट अ चौकीदार, नाइट वॉचमैन, जस्ट टू प्रोटेक्ट, आई एम डूइंग दिस। समझ में आ रहा है। तो लजेस फेरे के नाम पर आप क्या है, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखो, लजेस फेरे इज रिटोरिक, स्टेट शुड नॉट इंटरवीन or interfere, can be used politically to avoid the responsibility for the welfare, redistribution or protecting vulnerable groups. Negative liberty can become an ideology of non-intervention. That is very important. कि स्टेट को एक बहाना मिल गया, भैया मैं क्या करूं, ये मर गया तो मैं क्या करूं भाई, मैं तो हुई लेजेस फेरे वाला स्टेट, मैं तो हुई नाइट वॉचमैन स्टेट। तो कटिंग सोशल स्पेंडिंग ऑन द ग्राउंड दैट द स्टेट मस्ट नॉट इंटरफेयर विद द मार्केट, कि भाई मैं अब रिजर्वेशन नहीं दूंगा, मैं अब सोशल स्पेंडिंग नहीं करूंगा, मैं अब किसान को फसल बीमा नहीं दूंगा, राइट, क्योंकि इसका मतलब क्या है, मैं मार्केट में फिर इंटरफेयर करो, मार्केट को डिसाइड करने दो भाई। अल्टीमेटली मार्केट विल शुड ओन द थिंग्स। तो देखो, सोशल प्रोटेक्शन श्रिंक्स, वल्नरेबिलिटी राइजेस, मेकिंग फॉर्मल फ्रीडम इररिलेवेंट फॉर दस। और अब हम देखेंगे कि देयर इज नो इक्वालिटी इन द सिस्टम।
इक्वलिटी नहीं बच पाएगी सिस्टम के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक अपन को सब कुछ समझ में आ गया। एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी, व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी, और हाउ नेगेटिव लिबर्टी कैन बिकम अ डिजास्टर। ठीक है, ये अपन ने इसके अंदर समझ लिया। और नेगेटिव लिबर्टी का पॉजिटिव पॉइंट भी हमने इसके अंदर समझे। हमने पॉजिटिव लिबर्टी की भी पॉजिटिव पॉइंट समझे, नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर समझे। अब हमको जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव इक्वलिटी, नेगेटिव लिबर्टी, नेगेटिव इक्वलिटी, तो हम इसके अंदर अब आगे जाके अपने फिलोसफर्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने एरिस्टोटल को पढ़ा है, और हमने अभी तक एरिस्टोटल को पढ़ा है, और हमने अमर्त्य सेन को पढ़ा है। अब आइए नए नए फिलोसफर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, एक फिलोसफर्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। ट्रिकल डाउन इफेक्ट और थ्योरी ऑफ ट्रिकल डाउन। ये जो थ्योरी होगी दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द नेगेटिव लिबरलिस्ट। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए नेगेटिव लिबरलिस्ट के लिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस तरह से बोलता है कि देखो, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें रिसोर्सेज को उस पर्सन को देना चाहिए जो कि क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करे। और एक बार जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा तो इकोनॉमी जो होगी वो अपलिफ्ट होगी, इकोनॉमी जो होगी वो डेवलप करेगी। और एक बार जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसके बाद वो डेवलपमेंट हर एक के पास पर्कुलेट करेगा, मतलब ट्रिकल डाउन होगा, बारिश की तरह। जैसे बारिश का पानी होता है ना, वैसे ब्लिस की तरह वो बरसेगा। और जो लोग गरीब रह गए, इनइक्वलिटीज क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को उन्हीं लोगों को दिया क्योंकि जो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का, वो भी धीरे धीरे अमीर होगी। कहने का बात क्या है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब यह है कि मान लीजिए ये गरीब लोग हैं, है ना, गरीब लोग हैं सोसाइटी, और ये मान लीजिए अमीर लोग। तो हम क्या करेंगे, इन अमीर लोगों को पहले लैंड के टुकड़े बांट देंगे कि भाई तुम रख लो। और ये लैंड के टुकड़े जो होंगे, राइट, इस अमीर लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस लैंड के टुकड़े का करेंगे। और जब अमीर लोग इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे इस लैंड के टुकड़े का, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुलेंगी। और जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, ध्यान से सुनो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। और इकोनॉमी अपलिफ्ट कर गई है। इकोनॉमी क्या कर गई है, अपलिफ्ट कर गई है। पहले तो सभी गरीब थे, ठीक है, पर इंडस्ट्रीज खोली तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इकोनॉमी अपलिफ्ट कर गई। और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद इस इकोनॉमी का इफेक्ट इन लोगों के ऊपर भी दिखेगा जो गरीब है। हो सकता है इंडस्ट्रीज इतनी खुल जाए कि इनको लेबर का जरूरत हो, और लेबर के रूप में ये 150 रुपए कमा ले। पहले बेचारे खाट बिछा के सो रहे थे। अगर मान लो इनको दे दी होती लैंड तो कुछ नहीं हो पाता, ये डेवलप ना हो पाते, ना ये डेवलप हो पाते, ना ये डेवलप हो पाते। तो इकोनॉमी जब एक पॉइंट पर पहुंच जाएगी उसके बाद ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है, तो जो नीचे रह गए हैं उनको भी फिर ऊपर उठाया जाएगा। बट ये लेवल आने दो पहले, एक बार इकोनॉमी को रन होने दो। और ये लेवल तभी आ पाएगी जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तभी होगा जब रिसोर्स उसके पास आए जिसके पास इंटेलेक्ट है, जो अपनी इंटेलेक्ट से रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पर किसी को कोई डाउट है? तो यहां पर देखो, सबका विकास हो गया, सबका फायदा हो गया। इसी तरह से यहां पर इसके अंदर बोला जाता है। तो अब इनके अपन फिलोसफर पढ़ते हैं। जो पहला फिलोसफर है दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। ये अपने अपने लॉजिक देंगे इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करने के लिए। हम पहले नेगेटिव लिबर्टी वाले फिलोसफर्स पढ़ लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर भाई साहब ऐसे कहते हैं कि भाई मैं तो चार्ल्स डार्विन का फैन हूं। चार्ल्स डार्विन एक फॉर्मूला देकर गए, दैट इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो सबसे ज्यादा फिट है ना वो ही सरवाइव कर पाएगा। इस संसार के अंदर इवोल्यूशन इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो हमें सोसाइटी के अंदर, अब जब नेचर ऐसे बोल रहा है, नेचर ऐसे बोल रहा है इवोल्यूशन थ्योरी के अंदर कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट,
तो हमें नेचर के हिसाब से चलना चाहिए। ये वाला जो लॉ है चार्ल्स डार्विन का, जो डार्विनिज्म है, डार्विन की जो थ्योरी है, उसको हमको क्या है, सोसाइटी के ऊपर अप्लाई कर देना चाहिए। सोसाइटी के ऊपर अप्लाई कर देना चाहिए मतलब, तो इन्होंने क्या करा, एक किताब लिखी दैट इज नोन एज सोशल ऑर्गेनिज्म, है ना। और सोशल ऑर्गेनिज्म के अंदर उन्होंने सोसाइटी को क्या करा, सोसाइटी को एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह माना सोसाइटी। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि जो बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल है वो बचा रह जाएगा। जैसे इंसान जो थे वो अगर हम देखें तो फिट थे, सबसे फिट थे, इसलिए वो सरवाइव कर पाए। डायनासोर फिट नहीं थे, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, डायनासोर इस तरह इसलिए पैरिश हो गए। जो भी फिट होंगे लोग वो पैरिश नहीं होंगे, और जो फिट वो फ्लरिश करेंगे, और जो फिट नहीं है वो क्या करेंगे, वो एक तरह से पैरिश हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। तो सोशल ऑर्गेनिज्म नाम की बुक के अंदर उन्होंने सोसाइटी को एक तरह से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जैसे इवॉल्व कर रहे हैं ना, वैसे देखा इन्होंने। और हर्बर्ट स्पेंसर ने ऐसे कहा कि अगर मान लीजिए कोई आदमी अमीर है, मतलब ही इज फिट टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, और कोई आदमी गरीब है, मान लो भूखा है, भूख से मर रहा है, पॉवर्टी में है, इलिटरेट है, तो भाई इसको सिस्टम से बाहर हो जाना चाहिए। फिर ये मर जाए तो ठीक है। बड़ा क्रूड थॉट है। उन्होंने बोला नेचर के हिसाब से काम करना चाहिए, नेचुरल थ्योरी इस तरह से बोलती है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट शुड बी देयर। तो ये लोग फिट थे, है ना, इसलिए क्या है, इसलिए ये रिसोर्सेज को यूज कर पाए, और रिसोर्सेज को यूज करने के कारण इन्होंने क्या करा, पूरा डेवलपमेंट कर दिया, खुद का भी डेवलपमेंट करा। और पर ये लोग फिट नहीं है, ये लोग दबे कुचले लोग हैं, ये फिट नहीं है सिस्टम के अंदर। तो इनके लिए स्टेट नहीं आना चाहिए कि भाई ये भूख से मर रहा है तो स्टेट इसको खाना दे दे, ये इसको पढ़ाई नहीं करी जाए तो स्टेट इसको राइट दे दे, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इस तरह की चीजें इनको नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। जो अमर्त्य सेन बोल रहा है उसके जस्ट अपोजिट ये बोल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। ये मर रहे हैं तो मरने दो, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इनको तो नहीं हो रहा भाई, अब क्या कर सकते हैं। अब इनके पीछे लगे रहेंगे, इनके लिए रिसोर्सेज सारे खर्च कर देंगे, तो फिर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तरह से किसकी तरह फॉलो करना चाहिए, जो नेचर का रूल है, नेचर का सिलेक्शन प्रोसेस जो है, नेचर का सिलेक्शन प्रोसेस ये बोलता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वही हमको सोसाइटी के ऊपर लेकर आ जाना चाहिए। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी को एक तरह से सोशल डार्विनिज्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोशल डार्विनिज्म, कि इन्होंने डार्विन की थ्योरी सोसाइटी के ऊपर लगाई। ठीक है, तो अपनी इन सोशल ऑर्गेनिज्म 1860 स्पेंसर कंपेयर सोसाइटी टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म and argues that just as a biological organism evolved through the natural selection, society evolves and increase in the complexity through the analogous process। जैसे जैसे इसके अंदर है, तो ये है कि स्ट्रांग जो है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है, वो सक्सेस पा जाएगा। और जो नहीं कर पा रहा है, अब जो नहीं कर पा रहा है उसको धक्का देते देखिए तुम कि भाई नहीं नहीं कर कर भाई, तू कर सकता है, ले लैंड का टुकड़ा ले ले, ले राइट टू स्किल डेवलपमेंट ले ले, राइट टू हेल्थ ले ले, ये सब कुछ ले ले, तो उससे काम नहीं बनेगा। इंटरफेरेंस मतलब क्या है कि आपने एक तरह से नेचुरल प्रोसेस के अंदर दिक्कत कर दी। नेचुरल प्रोसेस चलेगा, नेचर के हिसाब से चलने दो भाई, नेचर अपने हिसाब से देख लेगा किसको मरना है किसको नहीं। और नेचर मतलब यहाँ पर क्या है, मार्केट। मार्केट इज वेरी नेचुरल, जितना डिमांड है उतना सप्लाई हो जाएगा। इसमें स्टेट को इंटरवीन करने की जरूरत है कि भैया इतना करना है, जो जिसकी मांग है उसका सप्लाई हो जाएगा। इसमें स्टेट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं, भैया ये ही प्रोड्यूस करना है, सो तो नहीं होना चाहिए। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर इस तरह से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को इस तरह से सोसाइटी पे लगा रहा है। और यहां पर आप देख रहे हैं ये नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो, इन इज व्यू the strong, capable and intelligent naturally rise to the success. The weak, poor and less capable will decline or perish unless artificially supported. तो इंटरफेरेंस विद द नेचुरल प्रोसेस, जैसे सब्सिडी दे दिया, वेलफेयर दे दिया, प्रोटेक्शन लॉ ले दिया, इज हार्मफुल बिकॉज इट प्रिवेंट सोसाइटी फ्रॉम इंप्रूविंग इटसेल्फ ओवर टाइम। तो जब नेचर ही नहीं कर रहा है, नेचर ही कह रहा है कि भाई जो वीक है वो पेरिश हो जाएगा, और जो स्ट्रांग है वो फ्लरिश करेगा, वो राइज करेगा, तो तुम्हारी क्या दिक्कत हो रही। तुम सोसाइटी के अंदर भी हमको यही फॉर्मूला लगाना चाहिए। जो नहीं है भाई, जो गरीब है गरीब है, अब चाहे हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस हो, चाहे ऐसा हो, चाहे वैसा हो, चाहे ये रह गया हो, चाहे उसको डेवलप नहीं करने, वो सब चीजें मत देखो। स्टेट शुड नॉट इंटरवीन।
ठीक है। इंडिविजुअल्स हु आर विक्टिम ऑफ पॉवर्टी और आर स्ट्रगलिंग इन द सोसाइटी आर इन द पोजीशन ड्यू टू देयर ओन अनफिटनेस, वीकनेस एंड एक्शन। उनको तुम सारा पैसा दे दोगे, सारा रिसोर्स दे दोगे, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। द थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड लॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ चार्ल्स डार्विन, इसीलिए इसको सोशल डार्विनिज्म कहा जाता है। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि हर आदमी को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो करे उसकी फ्रीडम होनी चाहिए, जब तक कि वो दूसरे की फ्रीडम को हैम्पर नहीं कर रहा। हर आदमी को फ्रीडम होनी चाहिए। अब स्टेट का इंटरवेंशन तब होना चाहिए जब ये दूसरे की फ्रीडम को इंटरफेयर कर रहा है। सबको इक्वल फ्रीडम है। इसको भी कहा है कि भाई तू भी जी ले अपनी जिंदगी, तू भी जी ले अपनी जिंदगी। अब ये नहीं जी पा रहा है क्योंकि ये अनफिट है, ऐसा इसके अंदर मान लिया। तो स्पेंसर तो बिल्कुल क्रूड फॉर्म के अंदर इस तरह से कह रहे हैं, कोई गरीब है तो उसको गरीब रहने दो भाई, तुम क्यों जबरदस्ती उसके ऊपर रिसोर्सेज, सब्सिडीज और टैक्स पेयर का पैसा और ये सब चीजें खर्च कर रहे हो। गरीब है गरीब में रहने दो, अमीर है अमीरी में रहने दो। तो ये क्या है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। तो यहाँ पे ये देखो, स्पेंसर्स लॉ ऑफ इक्वल फ्रीडम स्टेट्स दैट एवरी मैन हैज ए फ्रीडम टू डू all that he wills, provided he infringes not the equal freedom of any other man. This means that the state should not intervene to help the less fortunate. They must adapt or be left behind. वो या तो अडेप्ट कर लेगा या फिर वो पीछे रह जाएगा। Which he believe would lead to the overall, इससे ओवरऑल ह्यूमन रेस की प्रोग्रेस होगी। अगर तुम जबरदस्ती का क्या करोगे, इस तरह की चीजें करोगे, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। Darwin's theory stated that species evolve through the process of natural selection. Only the best and the fittest animals survive the tough competition of the resources. The unfit and weak animals die out and the species vanish. तो इसलिए डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन शुड बी यूज इन द इंडस्ट्रीज ऑफ द बिजनेस एंड मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के अंदर, तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एक तरह से सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म क्या कर रहा है, नेगेटिव लिबर्टी को फॉलो कर रहा है। अब ये बताओ, इसका कोई क्रिटिसिज्म बताएगा? सिंपल सा क्रिटिसिज्म है, बता दो जब जल्दी से, सब बच्चे एक बार क्रिटिसिज्म करो उसका। सब बच्चे एक बार क्रिटिसिज्म लिख दीजिए, है ना, चैट सेक्शन के अंदर। 2 मिनट के बाद मैं देखता हूँ किसने क्या लिखा है, राइट। क्या क्या क्रिटिसिज्म हो सकते हैं हर्बर्ट स्पेंसर।
चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा आपने। सोशल वेलफेयर नहीं होगा, इंक्रीज इन इनइक्वलिटी, गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वुड इंक्रीज, इनइक्वलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज इनइक्वलिटी, सोशल इनइक्वलिटी, while this concentrate in few hands, इंक्लूसिव नहीं है ये, वल्नरेबल विल बी लेफ्ट आउट, वेरी गुड, रिच और रिच हो जाएगा, पुअर और पुअर हो जाएगा, इंक्रीज इन इनइक्वलिटी, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर अपन इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो वही सीधी सी बात है भाई, जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी और एक नेचर, नेचर के अंदर तो कुछ चेंज नहीं हो सकता है ना, नेचर के अंदर तो इंटरवेंशन नहीं कर सकते अपन, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है वो वैसे ही चलेगा। पर सोसाइटी के अंदर तो इंटरवेंशन कर सकते हैं ना। सोसाइटी के अंदर हम रूल्स बनाकर, रेगुलेशंस बनाकर, स्टेट बनाकर, ठीक है, उसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे बस की कोई बात नहीं है, राइट। बट सोसाइटी के अंदर तो वी कैन चेंज दिस थिंग। सोसाइटी को और नेचर को एक साथ रखना है ना, तो दैट इज नॉट राइट। समझ में आ रहा है? तो वीक और पुअर को अगर आप लेफ्ट आउट कर दोगे जैसे आपने लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक तरह से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आप कर सकते थे वो आपने नहीं करा। आप इस भूखे को बचा सकते थे मरने से। समझ में आ रहा है? आपके अंदर एक कंपैशन की भावना होनी चाहिए। नेचर तो ये भी करता है ना, नेचर तो बहुत सारी चीजें आपको देता है फ्री में, राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, ये भी तो नेचर ही प्रोवाइड कर रहा है ना। राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन वाटर, नेचर प्रोवाइड कर रहा है। पेड़ अपना फल खुद थोड़ी ना खाता है। और जो है ये रिवर अपना पानी खुद थोड़ी ना पीती है, ठीक है। तो तरुवर फल ना खात है, ठीक है। तरुवर अपना फल, तरुवर का मतलब पेड़, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता। इसी तरह से सरोवर अपना पानी नहीं पीता। तो हमें परोप इसके ये चीज सीखनी चाहिए, कंपैशन सीखना चाहिए, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन। हम किसी को मरते हुए देख रहे हैं तो ऐसे थोड़ा ना मर जाए, राइट। जब हम इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाकर हम इसको चेंज कर सकते हैं तो वी शुड डू दिस, ठीक है। और आपने एक तरह से एनोलॉजी बनाई है, इस तरह से बायोलॉजी से एनोलॉजी आपने बनाने की कोशिश करी, वो खुद ही एक फॉल्टी है कि ह्यूमन बीइंग कोई जंगल में थोड़ा ना रह रहा है। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक एथिक्स होता है, एक कॉपरेशन होता है, एक इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, स्टेट्स बना सकते हैं, वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो वहां पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर तो भाई बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब आप कहोगे कि है ना, मैन जो है वो एक्सप्लॉइट करता है विमेन को, क्यों करता है? क्योंकि मैन फिट है, विमेन फिट नहीं है, इसलिए करता है। अपर कास्ट लोअर कास्ट को कर रहा है क्योंकि उनकी ही गलती है, फिर लोअर कास्ट वालों की, अपर कास्ट वालों की तो कोई गलती नहीं है। समझ में आ रहा है? ब्रिटिशर्स आए हमारे ऊपर राज करके चले गए, हमारा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। हर चीज का फिर तो यही हो गया ना, कैपिटलिस्ट जो है वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वर्कर अनफिट है। हर चीज में तुम तो ये लगा दोगे। तो सोसाइटी के अंदर तो देयर विल बी डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी, एक्सप्लॉइटेशन विल बी देयर, और एवरीथिंग इज डिपेंडेड बाय योर थ्योरी, सोशल डार्विनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। और कोई आदमी गरीब है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको खुद के कारण गरीब है, बिकॉज ही इज अनफिट। ये क्या बात हुई भाई? इस आदमी को गरीब होने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि भाई एक तरह से एम्प्लॉयमेंट इतना प्रोवाइड नहीं कर पा रही सरकारें। ये तो पढ़ा लिखा है, इसने तो पूरा मेहनत करा, इसने पढ़ लिया, पर इंजीनियर होके फिर ये क्या कर रहा है? गरीब ही है, अनएम्प्लॉयड ही है। हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि लोअर कास्ट वाले एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं कर पाए, एम्प्लॉयड ही नहीं हो पाए, क्योंकि उनको करने ही नहीं दे रही सोसाइटी। तो आपको रूट कॉज देखना चाहिए भाई, क्यों ये है, और उसको हटाना चाहिए। स्टेट को ये करना है कि जो भी आपके पाथ में हिंड्रेंसेस आ रही है उसको हटाना चाहिए, ना कि ये कि भाई आप स्टेट अपना मुंह मोड़ ले। मर रहा है तो मरने दो, गरीब है तो गरीब रहने दो, मार्केट देख लेगा यार। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ऑल दिस पॉइंट जो भी आपने लिखे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिफाइन करके मैंने इन पॉइंट्स को इसमें लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्रिटिसिज्म वही सारे पॉइंट्स हैं, ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम एक नया डायमेंशन समझते हैं, एक न्यू लिबरलिज्म का डायमेंशन समझते हैं, और एक इवोल्यूशन फॉर्म के अंदर हम समझेंगे।
देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम बहुत सारे डायमेंशंस कवर करेंगे सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी में, तो जो भी डायमेंशन मैं टच कर पाऊंगा ना वो मैं कर दूंगा इसके अंदर। और न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो एक पूरे इवोल्यूशन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसका, जिससे कि आप कभी ऐसे राइटिंग में भी इसको लिख सको, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप लिख सको, किसी भी डायमेंशन में आप उसको फिर लिख सकते हो। ठीक है, तो न्यू लिबरलिज्म क्या कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब न्यू लिबरलिज्म वर्ड से आप समझ रहे हो देयर इज समथिंग नोन एज लिबरलिज्म, नया लिबरलिज्म है। तो पहले लिबरलिज्म आ चुका होगा, फिर कभी शांत हुआ होगा, उसके बाद फिर वापस से लिबरलिज्म की बात आ रही होगी, लिबरलिज्म की। तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या हुआ सोसाइटी के अंदर। ठीक है, और वेस्टर्न सोसाइटी की बात हम इसके अंदर करते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो सबसे पहले देखो क्या था कि 14th सेंचुरी से पहले की बात हम कर रहे हैं, 14वीं शताब्दी से पहले। अगर आप देखोगे तो 14वीं शताब्दी से पहले जो थे ना, ठीक है, वर्ल्ड जो था वो डार्क एज के अंदर था। वर्ल्ड मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में बात करें, डार्क एज के बारे में था। डार्क एज का मतलब समझ लो, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द रिलीजन। एक तरह से रिलीजन वाला डायमेंशन यहां पर जो था वो एक तरह से यहां पर रिलीजन से सब कुछ डिसाइड हो रहा है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द रिलीजन। कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, ये सब कोई क्या है, कोई रिलीजियस मैसेंजर जो है वो आपको बता के जा रहा है। जैसे पोप, फॉर एग्जाम्पल पोप पोप बता रहा है कि भाई ये करो तो आपको ये करना है, ये मत करो। आप ब्लाइंडली रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। यहां पर कोई भी इस लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा, आफ्टर लाइफ के बारे में सोच रहा है। और सब रिलीजन से एक तरह से डरे हुए हैं, इनकी सोचने की, समझने की, रेशनैलिटी सब रिलीजन के नाम पर ये लोग खा गए। पोप पोप कहते थे कि मेरे को भगवान ने ऐसे कहा है, भगवान आए थे और मेरे को इस तरह से कहकर गए थे, जीसस क्राइस्ट ने इस तरह से बोला है तो ऐसे करो, तो ये लोग ऐसे कर जाएगा। यहां पर ह्यूमन बीइंग का एक तरह से मीन्स की तरह यूज करा जा रहा है। ठीक है, और घोर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, सब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रिलीजन के नाम पर हर कोई डरा हुआ है, हर कोई दबा हुआ है, और ये सदियों तक ये चीज चलेगी। सब लोग एक तरह से ब्लाइंडली रिलीजन को फॉलो करेंगे, सुपरस्टिशन को फॉलो करेंगे। सबको डर लग रहा है रिलीजन के नाम से, और रिलीजन ने सबकी रेशनैलिटी खा गया। और यहां पर ये जो पोप बता रहे हैं ये बड़े ही सेल्फ वेस्टेड लोग हैं, ये रिलीजन के नाम पर अपना भला करना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो हमेशा चाहेंगे कि ऐसा ही सिस्टम रहे, और ऐसे ही सिस्टम रहने की ये कोशिश करेंगे। बट फिर एक रिनेंसा मूवमेंट स्टार्ट होगा, रीबर्थ मूवमेंट, रीबर्थ, रेनेंसा मूवमेंट। ठीक है, रेनेंसा मूवमेंट जो होगा वो स्टार्ट होगा, राइट। तो रेनेंसा मूवमेंट, रीबर्थ मूवमेंट, ये मूवमेंट इसके अंदर स्टार्ट होगा। और इसके अंदर फिर बोला जाएगा कि इंसान जो है वो सोचने लगेगा। देखो यहाँ पर जो चर्च है ना, चर्च जो है वो कैथोलिक चर्च है, और कैथोलिक चर्च के अंदर ऐसे बोला जा रहा है कि ये लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये सब चीजें, और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लोगों को, कुछ लोग जो होंगे ना, वो लोग बाइबल को डायरेक्टली पढ़ लेंगे, और बाइबल को डायरेक्टली पढ़ेंगे तो उनको पता लगेगा अरे ये चीजें तो लिखी नहीं रखी इसके अंदर। और धीरे धीरे 14th सेंचुरी के बाद एक डायमेंशन चलने लगी, दैट इज नोन एज प्रोटेस्टेंट चर्च की डायमेंशन यहां पर चलने लगी। ये मैं तुमको सेकुलरिज्म में भी समझाऊंगा जब सेकुलरिज्म पढ़ाऊंगा। प्रोटेस्टेंट चर्च जो होंगे वो कैथोलिक चर्च को प्रोटेस्ट करेंगे और बोलेंगे भाई ये तो नहीं लिखा हुआ। और फिर जब लोगों के बारे में लोग इन चर्चों को फॉलो करेंगे, प्रोटेस्टेंट चर्चों को, तो उनको समझ में आएगा भाई हम तो बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, ऐसा तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। ये भाई तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हमारा क्या कर रहा है, एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। और बहुत सारी स्ट्रीम डेवलप होगी सोसाइटी के अंदर, जैसे कि रेशनलिज्म, जैसे कि एम्प्रेसिज्म, बहुत सारी इन्वेंशंस होंगी, बहुत सारी इन्वेंशंस यहां पर होंगी।
स्पिनिंग मिल, जेट इंजन्स, इनकी एक तरह से क्या होगी, इन्वेंशन होगी, डिस्कवरीज होंगी। और लोग अब अपने बारे में सोचने लगे। लोग कहेंगे यार हम कितने अंधे होकर बैठे थे यहाँ पर, है ना। हम ना पहनने की सोच रहे हैं, ना खाने की सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। हम एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द रिलीजन, वी आर इन द डार्क, ब्लाइंडली हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हम अपने बारे में सोच ही नहीं रहे थे, आफ्टर लाइफ के बारे में सोच रहे थे। अब यहां से एक नया डायमेंशन यहां पर स्टार्ट हो, और दिस इज नोन एज रीबर्थ मूवमेंट, और जिसको हम रीबर्थ बोले, रेनेसा मूवमेंट, इस तरह से इसके अंदर हो। और यहां पे बहुत सारी डिस्कवरी हुई। अब यहां पर मशीन्स की डिस्कवरी हो रही, यहां पर जेट इंजन्स की डिस्कवरीज हो रही है, यहां पर एक तरह से देखेंगे स्पिनिंग व्हील की, स्पिनिंग मशीन्स, ठीक है, वो है। और बहुत सारी चीजें यहां पर होंगी। और जो इंसान पहले सिर्फ इंसान था, ठीक है, अब वो एक तरह से उसके पास एक मशीन्स भी आ गई। अब मशीन्स आएंगी, हम देखेंगे यार मशीन बढ़िया चीज है, इसमें डालो 10 मिनट में इतने सारे कपड़े सिल जाते हैं। देखो पहले हाथ से सिल रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, अब देखो मशीन से थड़ 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 1 घंटे में 10 शर्ट बना दिया मैं। बोले यार ये सही चीज है। और यहां से एक तरह से लिबरलिज्म का थॉट आएगा, लिबरलिज्म, जिसके अंदर लोग सोचेंगे यार इस मशीन के अंदर बस रॉ मटेरियल डालो और हमको फिनिश प्रोडक्ट मिल जाता है, बहुत इजी हो गया कपड़े बनाना, बहुत इजी हो गया, हर चीज कंफर्ट लेवल की कोई भी चीज हो आप बना सकते हो इसके अंदर। बस आपको क्या चाहिए, कोई एक दो लेबर चाहिए इसके अंदर, और रॉ मटेरियल चाहिए। लोग सोचेंगे यार हम कितने बेवकूफ थे, ये देखो लोगों की आंखें आंखें चौंधिया जाएंगी कि और ये है जिंदगी, तो जो चाहिए मशीन बनाकर दे रही है आपको, और चलो और मशीन प्रोड्यूस करते हो, और मशीन प्रोड्यूस करने लगे। हमने कहा कि यार ये सिस्टम सही है भाई, देखो आराम से इसके अंदर चीजें चल रही है, ठीक है, जैसे कि मैं इससे बढ़िया तो कोई जिंदगी नहीं हो सकती, लाइफ इज सो गुड। और धीरे धीरे ये कहेंगे यार अब रॉ मटेरियल हमको चाहिए, तो रॉ मटेरियल चलो भाई हमारे देश में नहीं है तो दूसरे देश में जाते हैं रॉ मटेरियल ढूंढने। हाँ यहाँ रॉ मटेरियल मिल गया, यहाँ से ले लेते हैं। पर यार यहाँ तो है ना बहुत सारे लोग हैं, ये लेने नहीं दे रहे, चलो इसको कॉलोनी बना लेते हैं, इंपेरियलिज्म। अच्छा हमको लेबर चाहिए, चलो लेबर को यूज करते हैं, लेबर ले लेते हैं। अब लेबर क्या है, यार ये लेबर थोड़ा ज्यादा काम कर ले तो मजा आ जाए, चलो उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। इससे कहते हैं कि भैया 10 घंटे नहीं, तेको तो 15 घंटे काम करना पड़ेगा। यार ये कम पैसे ले ले तो काम बन जाए अपना, तो ये इसको कम पैसे, तो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, क्लास बन गई, कैपिटलिज्म आ रहा है, जिसके अंदर एक कैपिटलिस्ट क्लास है और एक लेबर क्लास है। कैपिटलिस्ट चाह रहा है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट चाह रहा है कि सारा रॉ मटेरियल मैं ले लूं। कैपिटलिस्ट फिर इंपेरियलिज्म कर रहा है, साम्राज्यवाद फैला। ठीक है, इंपेरियलिज्म क्यों हुआ, इसीलिए तो हुआ कि सारा जो है मैं एक तरह से वेल्थ अपने पास ले लूं, रॉ मटेरियल। और यहीं से तो स्टार्ट हुए थे, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कौन थी, ट्रेडर्स ही तो थे। इन्होंने कहा चलो आ जाओ, हम क्या करते हैं, हर जगह से रॉ मटेरियल, तो हर जगह से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, यहाँ के राजा महाराजाओं को मारना पड़ेगा, नवाबों को मारना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। इंपेरियलिज्म यहाँ से बढ़ने लग गया। समझ में आ रहा है। तो प्री लिबरल ऑर्डर देख रहे हैं, प्री लिबरल ऑर्डर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह की सिस्टम आने लगे, और यहां पर एक तरह से कैपिटलिज्म विल फ्लरिश, कैपिटलिज्म फ्लरिश करेगा। इसके अंदर एक कैपिटलिस्ट है और लेबर है। अब धीरे धीरे हमको उस लेबर से कहेंगे यार ये लेबर अगर पैसा ही नहीं ले तो बड़ा मजा आ जाए, चल पैसा थोड़ा बहुत तो देगा, थोड़ा ही दें बस उसको, जिससे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो। तो कैपिटलिस्ट की ये भूख जो होगी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की, वो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होने लग जाएगा। और सिस्टम धीरे 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 ये सिस्टम है ना बड़ा ही एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम हो जाएगा। हमें लगेगा कि हमें जो पहले लग रहा था कि यार देखो कितना मस्त सिस्टम है, हमको बड़ा मजा आ रहा था इस सिस्टम के अंदर, अब धीरे 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 ये एक्सप्लॉइट करने लग जाएगा। थोड़े दिनों बाद हमको पता चलेगा भाई भारी गलती हो गई, बोले ये सिस्टम तो बड़ा एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम,
कि लिबरलिज्म है ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसके कारण तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है सिस्टम में। कट थ्रॉट कंपटीशन बन रहा है, लोग बाग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे की कंट्रीज को अनेक्स कर रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो जैसा करना चाह रहा है वैसे कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्डर गड़बड़ा रहा है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया वो लोग, इसीलिए तो हुआ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और क्यों हुआ? इकोनॉमिक रीजन ही तो देखेंगे आप। वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, ओ बाप रे, और हम तो ह्यूमैनिटी को भूल ही गए, हम तो ह्यूमैनिटी को भूल ही गए, लोगों को गैस चैम्बर्स में डाल के जला रहे हैं। बाप रे, कितना खराब है ये लिबरलिज्म। तो जब एडम स्मिथ ये जो करके गए, ये तो बढ़िया, एडम स्मिथ ने एनिमल स्पिरिट, सच में एनिमल स्पिरिट यहाँ पर इन्होंने दे दी, कि एडम स्मिथ के जो थॉट है ना, वो एक तरह से उसी वक्त के थॉट है, 16-17 सेंचुरी के। और इन्होंने तो बड़ा ही एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट करके रख दिया। अरे भाई लिबरलिज्म तो बड़ा खराब है, तो मतलब देखो, पहले प्री लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था, प्री लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर आप देखेंगे डार्क एज वाला पीरियड चल रहा है। फिर बीच में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था, है ना, राजा महाराजाओं वाला, राइट। फिर इसके बाद यहां पर आप देखेंगे रेशनलिज्म, रेनेसां मूवमेंट आया, रीबर्थ मूवमेंट आया, और रीबर्थ मूवमेंट के साथ लिबरलिज्म आया, कैपिटलिज्म आया। और धीरे 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 करके हमको पता चलेगा, अरे भाई ये कैपिटलिज्म बड़ी खराब, बड़ी खतरनाक चीज है। और यहां पर फिर हमको लगेगा कि नहीं नहीं, हमें कोई दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर मेंटेन लेकर आना पड़ेगा। और दूसरा आया फिर पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव लिबर्टी, कि नहीं नहीं भाई, एक स्टेट होना चाहिए जो इंटरवीन करे। बिना इंटरवेंशन के तो बहुत ज्यादा कबाड़ा हो गया, बिना इंटरवेंशन के तो देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड, तो स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए मटेरियल रिसोर्सेस, स्टेट को रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए, नहीं तो इस बुक के अंदर तो सब मारे जाएंगे। और धीरे धीरे एक स्टेट का कॉन्सेप्ट आया कि स्टेट को ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, लिमिटेड स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट गुड, स्टेट को डिसाइड करना चाहिए कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसा प्रोड्यूस करना चाहिए। और ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट होगा, ये जाकर एक तरह से फिर लोगों को ये अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, एक मेनार्ड किन्स नाम के फिलोसफर थे, तो जब आप देखेंगे 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, वर्ल्ड वार्स हो रहे थे, ठीक है, हर एक अपने दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की सोच रहा था। तो यहां पर इन्होंने बोला कि देयर शुड बी इंटरवेंशन। ये इकोनॉमिस्ट थे, ये भी एडम स्मिथ के बाद जो बड़े इकोनॉमिस्ट है वो यही है। एडम स्मिथ के जस्ट अपोजिट की स्टेट इंटरवेंशन शुड बी देयर। एडम स्मिथ तो बोल रहा था स्टेट इंटरवेंशन नहीं हो, स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिए, एक एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन शुड बी देयर। और यहां से फिर पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट आएंगे, और स्टेट विल बिकम पावरफुल, धीरे धीरे पावरफुल होने लगी स्टेट। स्टेट कहेगी ठीक है चलो मैं करती हूँ सही, ये मार्केट के भरोसे छोड़ा था, मार्केट में अच्छे लगा था स्टार्टिंग के अंदर, कपड़े बन रहे हैं नए नए, ठीक है, नए नए तुम्हारी इन्वेंशन हो रही हैं, अपनी कंफर्ट जोन को तुम बढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, इंजन डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, वो सब सारी इन्वेंशन होती हैं तो मजा आ रहा है, साइंस को हम यूज कर पा रहे हैं। पर देखा, ये तो आगे जाकर इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो बड़ा ड्रैकोनिक हो गया, वर्ल्ड वॉर्स हो गए, फिर ऐसी चीज का क्या करना है, छोड़ो। तो केन्स ने बोला था कि भाई आप क्या करें, आप एक तरह से स्टेट का इंटरवेंशन करें, नहीं तो ग्रेट डिप्रेशन जैसा 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ है, वो स्टेट के इंटरवेंशन ना होने के कारण ही हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा नहीं तो, ठीक है, स्टेट को इन्वेस्ट करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट रोकने के लिए, पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, सब्सिडीज देनी चाहिए स्टेट को, हाउस की रेट करनी चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। बट धीरे 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 करके ये भी बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम हो जाएगा, तो अति तो सर्वत्र वर्जते, अति जो हो जाता है तो फिर और दिक्कत हो जाता है। तो स्टेट को इतनी पावर दे दी कि स्टेट के इल इफेक्ट दिखने लगे। अरे भाई स्टेट तो कुछ करने ही नहीं दे रहा है, स्टेट तो एक तरह से नैनी स्टेट बन गया, जो चाहिए वो लोगों को स्टेट प्रोवाइड कर देता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नैनी स्टेट। स्टेट विल बिकम, धीरे धीरे जाके नैनी विल जाए। अब आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है, आदमी बिकम पैसिव,
खाने को चाहिए स्टेट प्रोवाइड कर देगा, पीने को चाहिए स्टेट प्रोवाइड कर देगा, फ्री का वाईफाई प्रोवाइड कर देगा, फ्री का ये प्रोवाइड कर देगा एंड सो ऑन। ठीक है, सब कुछ फ्री 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 फ्री, स्टेट इज जस्ट लाइक ए नैनी। अब ये सारे लोग पैसे हो जाएंगे और फिर वापस से इन्वेंशंस और ये सब चीजें होना बंद हो जाएगी। अब सारी स्टेट अगर प्रोटेक्टेड स्टेट है कि नहीं हमको, हम ही प्रोवाइड कर देंगे आपको सब कुछ, तो कोई इन्वेंशन करेगा नहीं। प्लस और लोग जो पहले लिबरलिज्म में सब आगे एक दूसरी कंट्री में घुस रहे थे, ठीक है, रिसोर्सेज सब अपने दरवाजे बंद कर देंगे, कोई नहीं आएगा भाई, क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाएगी। जैसे हमारी एलपीजी रिफॉर्म से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो यहां पर जाके इसका भी एक एक्सट्रीम फॉर्म देखने को मिलेगा, ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेगी। जैसे हमारी ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी थी, लाइसेंस राज सिस्टम था हमारे यहाँ पर, हर कुछ स्टेट ही चेक कर रहा है, देयर इज नो प्राइवेटाइजेशन, स्टेट ही सब कुछ देख रहा है। ऐसी टेंडेंसीज डेवलप होने लग जाएंगी, और जब ऐसी टेंडेंसीज डेवलप होने लग जाएंगी तो फिर एक और डायमेंशन उठेगी, दैट इज नहीं नहीं लिबरलिज्म को वापस लाना पड़ेगा, और दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म जो है ये 1970s का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम न्यू लिबरलिज्म के बारे में बात करें। देखो भाई, आप यहां पर देखोगे 1970s तक ये सब चीजें चली, ये सब पीक पे चला गया, स्टेट विल बिकम द नैनी स्टेट, और वेलफेयरिस्टिक स्टेट जो होगा वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा। एवरीथिंग ऐसे बोलते थे, हर चीज पालने से लेकर तुम्हारी मृत्युशैया तक, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, ऐसे बोलने लगे। क्रेडल, क्रेडल मतलब पालना, झूला, टू ग्रेव, ग्रेव मतलब आपकी चिता तक, सब कुछ एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, स्टेट ही बरसा रहा है सब कुछ, जो भी चीज चाहिए आपको स्टेट विल प्रोवाइड टू यू। वेलफेयरिस्टिक स्टेट हो जाएगा, और वेलफेयरिस्टिक स्टेट इज बिकमिंग अनसस्टेनेबल। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, सब कुछ स्टेट से ही प्रोवाइड कर देगा। तो अब यार आप समझ कर देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होगी, जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, वो बोलेगी भाई अब हम प्रोड्यूस करें, हमने तो इतनी सारी मशीन लगा ली, हमने तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर लिया है, अब हम प्रोड्यूस करें तो किसके लिए करें, हमारे लोगों के लिए तो कितना ही प्रोड्यूस कर लेंगे। और जो पहले ब्रिटेन जो था वो इंडिया को कॉलोनी बना के रखता था, इसका आराम से रॉ मटेरियल यूज करता था, और इसको क्या करता था, आराम से फिनिश गुड इसको ही बेच देता था। अब ना इसके पास रॉ मटेरियल ना पा रहा है, क्योंकि इंडिया ने अपने दरवाजे कर दिए बंद, और ना ही इसका मार्केट, इंडिया का मार्केट इनको मिल पा रहा है, यूएसए को, ब्रिटेन को। और एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड का, वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी की तरफ जा रहा है, स्टैग्नेंट हो रहा है। अब क्या किया जाए भैया, स्टैग्नेंट हो रहा है, तो यहां पर फिर क्या होगा, उस वक्त यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और अगर हम देखें रोनाल्ड रीगन, ठीक है, और ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर, ये मिलेंगे वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, ये सब मिलकर एक फिलॉसफी निकालेंगे, दैट इज नोन एज न्यू लिबरलिज्म, कि हमको लिबरलिज्म को वापस लेकर आना पड़ेगा। और इस न्यू लिबरलिज्म के कुछ पॉइंट्स ये बताएंगे वर्ल्ड को एक तरह से एक डायमेंशन दे रहे हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन, कि भाई हमको वापस ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी केओस इन द सिस्टम, कि कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ इन्वेंशंस नहीं होगी, और वर्ल्ड की इकोनॉमी जो होगी वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो अगर वर्ल्ड को डेवलपमेंट करना है इकोनॉमिकली, तो हमको इसको नैनी स्टेट कल्चर से बाहर निकाल कर लेकर आना पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट को बोला गया न्यू लिबरलिज्म, और इन शॉर्ट इस कॉन्सेप्ट को बोला गया रीगनिज्म और थैचरिज्म, रोनाल्ड रीगन के नाम पे और मार्गरेट थैचर के नाम पर इसका। और ये 1970s का कॉन्सेप्ट है, जहां पर स्टेट जो होगी बहुत वेलफेयरिस्टिक स्टेट, क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी, और ये वर्ल्ड की कंट्रीज से बोल रहे हैं कि भैया हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जिनके पास बहुत पैसा था, जो लोन देते थे सबको, वो बोलने लगे लोन तभी मिलेगा जब आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करोगे। हम भी देखेंगे 1990s के अंदर जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया बच्चों, तो उसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर बहुत सारी, बोले पैसे तो हम दे देंगे, आईएमएफ ने हमारे ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बहुत सारी कंडीशंस आपको लगाई,
उन कंडीशंस के कारण ही हमने हमने जानबूझकर नहीं करा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उनके कारण ही हमने लिबरलाइजेशन करा कि हाँ ठीक है यार तुम आ जाओ, मार्केट ओपन कर देते हैं तुम्हारे लिए। उसके कारण ही हमने प्राइवेटाइजेशन करा, ठीक है यार गवर्नमेंट विल रोल बैक। रोल बैक मतलब कदम पीछे खींच लेगी, रोल बैक ऑफ द स्टेट हुआ प्राइवेटाइजेशन। उसके कारण ही ग्लोबलाइजेशन आया कि हाँ सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। भाई रॉ मटेरियल मैं तेरे को देता हूँ, तेरा फिनिश गुड लेता हूँ, तू मेरा रॉ मटेरियल ले ले, वो ले ले, ये सब चीजें आपस के अंदर सब। तो हमसे ये करवाया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा, कि नहीं तो तुमको पैसा नहीं देंगे हम। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था हमारा। तो ऐसा नहीं कि हमने कराया, उस वक्त जरूरत पड़ गई और उससे फिर हमको फायदा भी हुआ। हमारी इकोनॉमी 3 से 4% ग्रोथ से ज्यादा नहीं करती थी पहले 1991 से। उसको बोलते थे हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि हिंदू जो है ना बड़े कंजूस लोग हैं। ठीक है, कि भारत के अंदर हिंदू हैं और हिंदू जो है बड़े कंजूस लोग हैं, तो वो इतना ज्यादा खर्चा नहीं करते। जबरदस्ती का एक कॉन्सेप्ट इंपोज करा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो किस तरह से रिलीजन स्पेसिफिक होकर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट 3 से 4% कभी ग्रोथ रेट हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा कभी ग्रोथ रेट हो ही नहीं सकती। पर जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करा तो हम 9-10% तक की ग्रोथ रेट टच कर चुके हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, ठीक है, ठीक है। हिंदू टेररिज्म, मुस्लिम टेररिज्म, हिंदू ग्रोथ रेट, ये फलाना ढिकाना, राइट। जबरदस्ती के किसी एक रिलीजन को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी एक ग्रुप को क्रिटिसाइज करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हिंदू ग्रोथ रेट होती तो अभी कैसे हम फिर ग्रो कर रहे हैं, 10% तक कैसे ग्रो कर गए भाई, है ना? समझ में आ रहा है? तो एक एक वैक्यूम क्रिएट हुआ भी भाई 1970s के अंदर, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि सभी वेलफेयरिस्टिक स्टेट होने लगे। सब कुछ स्टेट तो इन्वेंशन कहां से होंगी? स्टेट के अंदर पब्लिक डेट इतना ज्यादा हो जाएगा। प्लस जो कंट्रीज हैं, जैसे ये जो कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गई, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, ये कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी फिर? ग्लोबलाइजेशन तो इनकी नेसेसिटी है, लिबरलाइजेशन तो इनकी नेसेसिटी है। तो इसलिए फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये कंडीशंस रखने लगे कि पहले अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो, जब जाकर हम पैसा देंगे। तो देखो न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, ड्यूरिंग 1970 वेलफेयर स्टेट्स बिकम अनसस्टेनेबल। दे हैव ग्रोन टू बिग दैट दे कन्वर्टेड इनटू द नैनी स्टेट्स। स्टेट वाज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एवरी फंक्शन फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल से लेकर ग्रेव तक सारे फंक्शन जो हो गए वो स्टेट परफॉर्म कर रही है। ठीक है। एट दैट पॉइंट आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक सजेस्टेड रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट्स एंड द स्पेस लेफ्ट शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। कि रोलिंग बैक हो स्टेट का, स्टेट अपने कदम पीछे खींचे और प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो। It was believed that the state was not efficient in developing the economy of a country. They believe that the market economy will result in the optimum utilization of resources in the best possible manner. और यहां से न्यू लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ए मार्गरेट थैचर, ठीक है, ये है रोनाल्ड रीगन। तो थैचरिज्म यूरोप के अंदर, थैचरिज्म एंड रीगनिज्म इन यूएस, और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनकी मदद करेगा, बिकॉज वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इनकी द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और यही इनको कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म के 10 पॉइंट यहाँ पर दिए जाएंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा वेलफेयर कर रही है ना, खर्चा कर रही है, और इसके लिए वो लोन ले लेके खर्चा कर रही है, बोरिंग कर करके खर्चा कर रही है, जिससे फिजिकल डेफिसिट और ये सब चीजें बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो ये बोरिंग कम कर लो भाई, दैट इज इंपॉर्टेंट। रिड्यूस बोरिंग, पहला पॉइंट इसके अंदर ये होगा, रिड्यूस गवर्नमेंट बोरिंग। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तीसरा, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको कम करो। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैंने सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस तरह की चीजें कम करो। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाओ। कि मतलब ये ऐसे बोलेंगे, पहला पॉइंट तो इन्होंने बोला कि बोरिंग्स कम करो, बोरिंग्स कम करोगे तो ऑब्वियसली नीचे कम ही दोगे, ठीक है, लोगों को। अब तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम यहां पर कह रहे हो किसान को, किसान गरीब है तो ले भाई 1000 रुपए ले ले। कहा से लोन ले लिया यार हमने, लोन लेकर देखो दे रहे। इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, इरिगेशन फैसिलिटीज लगाओ।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करो। टैक्सेस के अंदर ऐसा नहीं कि टैक्स ले ही नहीं रहे, टैक्स का अपना बेस जो है वो ब्रॉड करो। प्लस टैक्स, पहले क्या था, हमारी टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा थी, है ना, बहुत ज्यादा। कॉर्पोरेट टैक्स तो बहुत ज्यादा लगता था, 55% तक का टैक्स रेट। समझ में आ रहा है? तो बोले कि यार क्यों, क्योंकि यार टैक्स तो कम ही है, मतलब ज्यादा ज्यादा, तो इससे क्या है, लोग टैक्स इवेड करने लग जाएंगे। तो भाई अपना एक तरह से मॉडरेट टैक्सेशन करो, मॉडरेट टैक्सेशन लगाओ, और ज्यादा लोगों से टैक्स लो। पहले हम मान लो 100 लोग हैं, 100 में से हम 2 लोगों से टैक्स ले रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, इन 100 में से कम आप 70 लोगों से टैक्स लो, पर मॉडरेट टैक्सेशन रखो, ब्रॉड करो बेस को, ठीक है, और मॉडरेट टैक्सेशन इसके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप समझो, रिड्यूस गवर्नमेंट बोरिंग, रिड्यूस ऑफ पब्लिक बोरिंग्स फ्रॉम द सब्सिडीज टुवर्ड द प्रोग्राम लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पर आपको एक डायमेंशन पता होना चाहिए ना, न्यू लिबरलिज्म है क्या। ये है न्यू लिबरलिज्म, ये पॉइंट्स दे रहे हैं वर्ल्ड को। टैक्स रिफॉर्म्स मेकिंग ब्रॉड टैक्स ब्रॉडर, ठीक है। मार्केट डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करे, मार्केट शुड डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट। एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे जाए, ठीक है, कि बाहर की कंट्रीज जो हैं वो क्या करें, वो दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आप करवाओ, ठीक है, आप दूसरी कंट्रीज के अंदर जाओ इन्वेस्टमेंट करो। लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को आने दो भाई, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट्स के ऊपर तुमने ताले लगा के रख रहे हैं, नहीं हम तो हम ही प्रोड्यूस करेंगे, हम ही खाएंगे, हम ही पिएंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी। नो, इसके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस इन द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस, और इस तरह के कुछ 10 पॉइंट इन्होंने दिए। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, फैसिलिटेशन फॉर एंट्री इन द वर्क, और यहां से वापस से आप देखेंगे लिबरलाइजेशन आने की कोशिश। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड दिस इज नोन एज न्यू लिबरलाइजेशन। इसको न्यू लिबरलाइजेशन अपन यहाँ पर बोलते हैं। तो यहां तक आज का क्लास अपन रखते हैं, ठीक है। और आपका जल्दी से आप जो सारे बच्चे हैं टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। कॉपीज चेक होनी स्टार्ट हो गई, एक दो स्टूडेंट्स को दे भी दिए मैंने कॉपी चेक करके। अब एक बात याद रखो, टेस्ट का डिस्कशन मेरे को करना है, ये वाले टेस्ट का, है ना। तो उसके लिए अपन अपनी इस क्लास को डिस्टर्ब ना करें, है ना। सुबह की क्लास चलती रहे और फिर अपन शाम को एक क्लास रख लें, ऐसा करना है। तो उसके लिए पहले आप टेस्ट दे दो सारे बच्चे, है। टेस्ट डिस्कशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। टेस्ट का डिस्कशन करना है और अभी कर ले, है ना। 10 दिन बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अभी अपन कर ले, अब अपन जैसे कॉपी भी चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी गलतियां हैं आपकी, फिर उस टेस्ट डिस्कशन के अंदर भी आपको पता चल जाएगी, राइट। तो इसी वीक के अंदर टेस्ट डिस्कशन हो जाए, इसी वीक के अंदर नहीं, 2-3 दिन में, वेडनेसडे का अपन रख लेते हैं टाइम पीरियड। जितने बच्चे रखेंगे टेस्ट लिखेंगे उतना ठीक है, अदरवाइज वेडनेसडे को 5 बजे मैं क्लास ले लूंगा आपकी, 5 से 7, है ना। डिसाइड ही कर लेते हैं, 5 से 7 वेडनेसडे को क्लास ले लेंगे, जिसमें आपका टेस्ट डिस्कशन इसके अंदर कर लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।